चाइना का जो डेवलपमेंट है उसके साथ साथ आप ये भी देखो कि वहाँ के लोगों की फ्रीडम कितनी है। Hundreds of millions of cameras are installed all over China. हर जगह पर सीसीटीवी कैमराज है, वो आपको 24 आवर्स मॉनिटर कर रहे हैं। 2200 साल पहले श्री अशोक मौर्य हमारे एम्परर थे। हर जगह स्पाइस थे, वो सब कुछ रिपोर्ट करते थे गवर्नमेंट को, सरकार को। क्या ये बुरा भारत था उस समय? श्री राम कौन थे? क्या वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे? मोनार्क थे, राजा थे। वो राजा क्या होता है? डिक्टेटर होता है। क्या वो बुरे राजा थे? सबसे अच्छे राजा थे। तो हम सोचते हैं कि डेमोक्रेसी इज द आंसर टू एवरीथिंग। डेमोक्रेसी इज नॉट द आंसर। तो यूएस इज अ गुड एग्जांपल। डेमोक्रेसी है ना यूएस, ठीक है। चाइना कोविड में उसकी इमेज खराब हुई। In China, frustration at zero COVID has escalated to outright anger. तो चाइना ने कहीं अपने पीआर पर हेविली इन्वेस्ट किया और चाइना की एक पिक्चर परफेक्ट जो इमेज होती है वो सबको दिख रही है। चाइना में भी डेफिनेटली स्लम्स मिलेंगे, कूड़ा मिलेगा, कास्ट सिस्टम मिलेगा। देखिए, कास्ट सिस्टम हर देश में होता है। उसने किस समय लीप फ्रॉग करना शुरू किया? 1960s, 1970s में चाइना और यूएसएसआर के बीच में ऑलमोस्ट वॉर हो गया था और यूएस बीच में आ गया। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप चाइना को न्यूक करोगे, हम आपको न्यूक करेंगे। हम पहले मजाक उड़ाते थे चाइना का कि चाइना सब कुछ चीप कॉपी करता है अमेरिका की। चीन ने शेमलेसली हर चीज को कॉपी की, रिवर्स इंजीनियर की और घर में बनाई। इनिशियली पुअर कॉपीज बनाई, फिर धीरे धीरे उनको इटरेटिवली इंप्रूव किया। तो अगर आपने रफाल को रिवर्स इंजीनियर कर लिया तो आप खुद से पूरा सोर्स कोड बना लो, क्या प्रॉब्लम है? हमने तेजस के लिए खुद से बनाया सोर्स कोड, पूरा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम FCS। हम क्या है कि हम अभी विश्वगुरु माइंडसेट में फंसे हुए हैं और वो क्या है कि वो लर्निंग माइंडसेट में ही है तब से। चीन में पढ़ाई सिर्फ चीनी भाषा में होती है। क्वांटम मैकेनिक्स चाइनीज में पढ़ाएंगे, एस्ट्रोफिजिक्स चाइनीज में पढ़ाएंगे। हम मेंटली ब्रेन वॉश्ड है। अगर इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो साइंस कैसे सीखेंगे हम? क्या जिन लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप किया वो अंग्रेजी बोलते थे? क्या आइंस्टाइन अंग्रेज थे? क्या नील्स बोहर अंग्रेज थे? क्या श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग अंग्रेज थे? कोई भी वुशु को डिस्टॉर्ट नहीं करता वेस्ट में, कोई भी कुंग-फू को डिस्टॉर्ट नहीं करता वेस्ट में। योग को देखिए, ड्रंक योगा, गोट योगा, हॉट योगा, Smoking योगा, स्मोकिंग योगा, सिगार योगा, पता नहीं क्या क्या योगा। तो जो शाओलिन टेम्पल कहता है कि दिस इज कुंग-फू, तो वही कुंग-फू होता है। हम ट्रम्प को देखते हैं तो वो मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, सुंदर पिचई और सबको लेके चाइना पहुंच जाते हैं। बट मोदी जी अडानी को लेके नहीं कहीं जा सकते, अंबानी को लेके नहीं जा सकते। भारत के लोग इतने सस्पिशियस क्यों हैं कि अगर किसी के पास पैसा है तो उसने कुछ गलत किया होगा? इसका कारण क्या है? समझते हैं। अभिजीत जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका हाइपर क्वेस्ट पर। थैंक यू। कई महीनों से हम आपके पीछे लगे हुए थे कि किसी तरह से आपको बुलाकर आपसे चर्चा की जाए। रीज़न बीइंग कि आप जैसा व्यक्ति मतलब जो कई विषयों को टच करता है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा अगर 1 घंटे 1.5 घंटे में बात करनी है जहाँ पर हम जियोपॉलिटिक्स की भी बात कर पाएँ, हम फ्यूचर की भी बात कर पाएँ, तो इंडिया तो उसमें होना ही चाहिए। जी हाँ। और इस समय सबसे जो रेलेवेंट कंट्री है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाइना है। और अगर आप चाइना को देखें तो इंडिया और चाइना कहीं ना कहीं सिविलाइजेशनली एक सिस्टर्स की तरह रही हैं। प्रारंभ भी इंडिया और चाइना का बहुत ज़्यादा रिलेशन रहा है। वहाँ से लोग इधर आते हैं, यहाँ से बुद्धिज़्म जाता है, बहुत ढेर सारा कल्चर और ट्रेडिशन जाता है। दोनों की अगर आप डेस्टिनी देखें, जर्नी देखें तो ऑलमोस्ट एक सी दिखती है। पैरेलली दोनों ग्रो किए हैं, दोनों ने बहुत बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज दिए हैं अलग अलग फील्ड्स में। दोनों ही कॉलोनाइज्ड होते हैं। कॉलोनाइजेशन के पहले अगर आप देखें तो 17वीं सेंचुरी तक विश्व की आधी जीडीपी दोनों ही चला रहे थे। कॉलोनाइज्ड होने के बाद फिर वो कहीं 8-10% पे आ जाती है कंबाइंड। अब दोनों आज़ादी के बाद फिर से अपनी गरीबी से लड़ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं और बाउंस बैक करने का प्रयास कर रहे हैं, और जिसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। 20-22% अभी क्लाइम बैक किया है। जब इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों में कंपैरिजन शुरू हो जाता है। दोनों के देशवासी भी चाहते हैं कि कौन आगे जा रहा है। दोनों एम्बिशियस कंट्रीज़ हैं कि हमें अब बनना है, क्योंकि हम ऐसे थे, हमारे पास पीछे एक एग्जांपल है कि हम ऐसे पावरफुल थे। तो सबसे अच्छा सब्जेक्ट यही है कि जो ये मिस्टीरियस रिलेशनशिप रही है चाइना के साथ, जो कि हमें हज़ारों वर्षों तक दिखता है कि कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है मोस्टली, लेकिन रिसेंट में स्कर्मिशेस दिखते हैं। हमें दिखता है कि एक रिफ्ट है, एक कॉन्फ्लिक्ट बनता है। और अब एक दूसरे के ऊपर जो डोमिनेंस, एक समय अमेरिका और रूस कोल्ड वॉर करते थे
कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब इंडिया और चीन स्ट्रगल करते थे तो उस समय यूएस और रशिया एक बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ थे और कोल्ड वॉर चलता था। अब वो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर हमें इंडिया और चाइना के बीच दिखने लगा है, जिसमें सोशल मीडिया नैरेटिव्स की भी हम बात करेंगे, बट ये यहाँ पर इंडिया को जीतना मुझे लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट जीतने के दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी को आज एजेंडा बनाएंगे कि न केवल हम आज की क्या स्थिति है, आज के क्या गैप्स हैं, हमारा अप्रोच क्या है, इंडियन अप्रोच क्या है सुपर पावर बनने का या वर्ल्ड लीडर बनने का, चाइनीज़ अप्रोच क्या है, इस पर हम बात करें। और फ्यूचर में आज से 50 साल बाद देखने का प्रयास करें कि इंडिया ने अगर क्या वो चॉइसेस इंडिया ले सकता है सो दैट कि वो एटलीस्ट हम चाइना के पार रहें, रेदर देन कि हम बहुत पीछे छूट जाए, जैसा कि अभी हमें लगना शुरू हो गया है। इट्स गुड थिंग कि हमें रियलाइज़ होना शुरू हो गया है। तो इससे पहले कि डायरेक्टली मैं एंटीग्विटी से शुरू करूं, जो कि मैं मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट में करता हूं, कि मैं एकदम बिगनिंग से ही शुरू करता हूं और फिर एंड में हम जाते हैं। मैं यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट अभी रिसेंटली शुरू हुआ जो मेरी नज़र में आना ऑब्जर्व करने लगा मैं, वो ये कि कोविड के बाद से सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते समय अक्सर बहुत ढेर सारी रील आती हैं जहाँ पर चाइना को दिखाया जाता है कि दे आर लिविंग इन एटलीस्ट 2050 या 2060, 2070 की बात होती है। लेकिन उसमें जो पैटर्न मैंने रिकग्नाइज किया वो ये किया कि मोस्टली मेरे पास जितनी रील्स आती हैं कहीं ना कहीं 3-4 कंटेंट होता है उसमें। एक तो वो बिल्डिंग होती है, 20-25 मंजिल की बिल्डिंग है, उसके ऊपर उन्होंने टाउन बना लिया है, तो वो पूरी भर चुकी है अभी सोशल मीडिया पे। उसके बाद एक उन्होंने मेट्रो दिखाते हैं, वो बिल्डिंग के अंदर घुस रही है। तो ऐसी कुछ रिपीटेटिव कंटेंट आते हैं सोशल मीडिया पे। मैं इस पैटर्न को जानने के बाद अभी एक रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई कि चाइना जब कोविड में उसकी इमेज खराब हुई, जब उसके टूरिस्ट जाना बंद हुए, बंद मतलब कम हो गए, जो बाहर से स्टूडेंट्स आते थे वो जाना कम हुए, तो चाइना ने कहीं अपने पीआर पर हैविली इन्वेस्ट किया और चाइना की जो इमेज खराब हुई उसको सुधारने का प्रयास किया, जिसमें चाइना की जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर नहीं आई और चाइना की एक पिक्चर परफेक्ट जो इमेज होती है वो सबको दिख रही है। और अभी क्या हुआ रिसेंटली कि बहुत ढेर सारी वीडियोस वायरल हो गई जिसमें चाइना में कास्ट सिस्टम है उस पर बात होना शुरू हो गया, चाइना में जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत पुअर क्वालिटी का है, स्लम्स दिखाना शुरू हो गए, बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पर लोग लेबोरेटरी में सब्जियां धुल रहे हैं, मेट्रो या ट्रेन में जा रहे हैं तो बहुत कूड़ा है, बंकर्स दिखाए गए, हॉस्टल्स दिखाए गए। तो चाइना की एक ये भी इमेज अब सोशल मीडिया पे 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ ये भी आने लगी। मैं इसको ब्लैक एंड वाइट नहीं बनाना चाहता हूँ कि हाँ हम खुश हो जाएं कि चाइना खराब ही है, बट हमें ये असेस करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में ये गैप 50 साल का है, 25 साल का है, 10 साल का है, ये गैप है कितना बड़ा जी। तो अगर हम ये गैप समझ लेंगे तब हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल सॉल्यूशंस क्या है, हमारा अप्रोच सही है, सस्टेनेबल है या हम पीछे सच में है। तो आपको क्या लगता है कि चाइना हमसे कितना आगे है अगर हम रियल टर्म्स में या ऑनेस्टली उसको असेस करें? जी, तो अगर हमें असेस करना है कि चाइना और भारत में कितना फ़र्क है इन टर्म्स ऑफ डेकेड्स, कितने साल, मतलब सोशल मीडिया रील देख के हम ना असेस करें। जी बिल्कुल भी नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। वो नहीं होना चाहिए। तो हमें देखना है कि चाइना जो 1980s ऑलमोस्ट 1990s तक भारत के जीडीपी के बराबर था लगभग, उसने किस समय लीप फ्रॉग करना शुरू किया और किस कारण से ये इम्प्रूवमेंट आया चाइना में। तो चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत फोकस करना शुरू किया लेट 1980s के बाद से, क्योंकि 1960s 1970s में चाइना और यूएसएसआर के बीच में काफ़ी टेंशन्स हुए थे। चाइना और यूएसएसआर के बीच में ऑलमोस्ट वॉर हो गया था बिकॉज ऑफ द उसूरी रिवर क्लैशेस। ओके, 1969 की बात है। और रूस ने और यूएसएसआर ने डिसाइड किया था हम चाइना को न्यूक करेंगे, और यूएस बीच में आ गया। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप चाइना को न्यूक करोगे हम आपको न्यूक करेंगे। तो फिर चाइना और यूएस के बीच में थोड़ा रपरोशमो हो गया और यूएस ने कहा कि भाई हम आपको मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करेंगे, यू मैन्युफैक्चर फॉर अस, आपका लेबर बहुत चीप है तो हमें भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हुआ और लेट 1980s के बाद से काफ़ी एक्सेलरेट हुआ ये प्रोसेस। और इस समय चाइना ने कुछ और भी करना शुरू किया। उन्होंने अपना पूरा एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म करना शुरू किया स्टेप बाय स्टेप, और उन्होंने कुछ क्रिटिकल मिनरल्स
और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को आइडेंटिफाई किया और उनके उन मिनरल्स और टेक्नोलॉजीज के ऊपर फोकस करना शुरू किया बाय इनवाइटिंग फॉरेन एक्सपर्ट्स कि भाई आप चाइना आओ, हम आपको जितना पैसा चाहिए देंगे और आप हमारे लिए ये सब टेक्नोलॉजीज स्थापित करो हमारे देश के अंदर। तो चाइना ने बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचा उस समय, और सब कुछ उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करना शुरू किया उस समय आफ्टर प्रॉपर प्लानिंग। और अगर आज देखेंगे हम चाइना को, तो उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड किए हैं रिफॉर्म करने के लिए। आज उनकी जो विद्यालय है, यूनिवर्सिटीज़ है, वो टॉप 100 में बहुत सारी मिलेगी उनको। तो उन्होंने ये पूरा इन्वेस्टमेंट बहुत दशकों पहले शुरू किया था, और इसलिए तो हमें उसके आज परिणाम दिख रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म, अगर आपके एजुकेशन सिस्टम में साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत फोकस है और आप उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हो, नॉट जस्ट टीचिंग, तो फिर आपके इंडस्ट्री के ऊपर उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे वेल ट्रेन्ड स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे जो स्ट्रेट अवे इंडस्ट्री में जा सकते हैं और फिर से उनको ट्रेनिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी इंडस्ट्री में। तो ये सब उन्होंने ग्राउंड वर्क शुरू किया था लेट 1980s में, और बहुत ही प्रोफेशनली और कॉम्पिटेंटली इसको इम्प्लीमेंट किया स्टेप बाय स्टेप। पहले पहली मंजिल बनाओ, पहले ग्राउंड फ्लोर बनाओ, फिर पहली मंजिल बनाओ, फिर सेकेंड फ्लोर बनाओ ऑफ द होल सिस्टम। तो इस तरह से चाइना ने अपना प्रोग्रेस किया है, और इस कारण वो टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली एट्सेट्रा बहुत आगे है आज। ये चाइना ने किया, इसका परिणाम आज हमें दिख रहा है। इसको बहुत समय लगता है। तो 1990s में, लेट 80s और अर्ली 90s में चाइना का ग्राफ शूट होता है, जीडीपी का ग्राफ, और भारत वहीं रहता है। अभी भारत का भी बढ़ रहा है, नो क्वेश्चन अबाउट दैट, लेकिन उस रेट पर नहीं बढ़ रहा है। तो अगर हम भारत का वही हिस्ट्री देखेंगे, तो भारत ने ये सारे काम नहीं किए हैं। भारत ने अपना एजुकेशन सिस्टम रिफॉर्म नहीं किया है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी है, वो कुछ काम की नहीं है एसेंशियली। उसमें इट डजंट डू एनीथिंग जो चाइना ने किया है। भारत ने अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डेफिनेटली मेक इन इंडिया का कुछ काम चल रहा है। तो और अगर हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज और क्रिटिकल मिनरल्स की बात करें, तो हमने उसके ऊपर फोकस नहीं किया है। भारत में लिथियम बहुत है, लेकिन वो कुछ 3-4 साल पहले उसका न्यूज़ आया था कि हमने बहुत सारा जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम पाया है, यहाँ पाया है। उसको आपने कुछ किया उसके बारे में? अभी तक नहीं किया है। भारत में काफ़ी सारे रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं। भारत में कदाचित पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते होंगे, लेकिन हमने उनको कभी एक्सट्रैक्ट करने का, रिफाइन करने का, ऑपरेशनलाइज करने का प्रोसेस नहीं किया है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि सेमीकंडक्टर मिशन है आज, उसको मैच्योर होने में कम से कम 5-10 साल लगेंगे। तो आज हम इन्फेंसी में है उस प्रोसेस के। एआई में, क्वांटम कंप्यूटिंग में शुरू कर रहे हैं हम कुछ ना कुछ। हमारा एक एआई सिस्टम है सर्वम नाम का, वो अच्छा काम कर रहे हैं, गुड टू सी दैट। क्वांटम कंप्यूटिंग में भारत के पास शायद एक आध क्वांटम कंप्यूटर है, जो उसका कैपेबिलिटीज पता नहीं है मुझे, बट एसेंशियली भारत आज वो स्टेप्स शुरू कर रहा है जो चाइना ने लेट 1980s में शुरू किए थे। तो मेरे अनुसार गैप 35 साल का है, और फिर इट विल डिपेंड कि हम किस प्रोफेशनलिज्म से, किस एफिशिएंसी से ये सारे रिफॉर्म्स करेंगे। अगर करते तो हमने एजुकेशन रिफॉर्म्स तो शुरू भी नहीं किए हैं। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो कुछ काम की नहीं। ओके, दैट्स माय वेरी क्लियर असेसमेंट, इट्स ऑफ नो यूज़। हमारे यूनिवर्सिटीज़ में कोई रिसर्च एम्फोसिस नहीं है। अगर रिसर्च होता है तो बहुत पुअर क्वालिटी का होता है। वी हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट। ओके, यस, वी कैन नॉट वाइट वॉश दिस। टेक्नोलॉजीज़ क्या हम बना रहे भारत में? थोड़ा बहुत हो रहा है। सो एसेंशियली हम आज शुरू करेंगे तो हमें 20-30 साल लग जाएंगे टू रीच द मैच्योरिटी जो चाइना के पास आज है। ये सिर्फ सच है। अगर हम क्वांटिफाई करेंगे और क्वालिटेटिवली कि भारत का जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है और चाइना का स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है, क्या फ़र्क है? काफ़ी फ़र्क है। चाइना में भी डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, स्लम्स मिलेंगे, कूड़ा मिलेगा, कास्ट सिस्टम मिलेगा। देखिए, कास्ट सिस्टम हर देश में होता है, लेकिन भारत की बात होती है। लोग भारत की बात करते हैं। भारत में कास्ट सिस्टम है, 4 वर्ण है। भाई हर देश में, हर सभ्यता में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। द हॉलमार्क ऑफ अ फंक्शनिंग सोसाइटी इज डिवीजन ऑफ लेबर। उसके बिना सोसाइटी फंक्शन नहीं होगी। तो ये क्रिटिसिज्म सिर्फ भारत के लिए वेस्ट रिजर्व करता है, लेकिन चाइना में भी वही इशू है। 4 ग्रेट ऑक्यूपेशंस, मतलब 4 वर्ण नहीं हुए। जापान में भी हर जगह होता ही है। तो चाइना में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन चाइना उन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है।
भारत में कई सारे प्रॉब्लम्स शायद एड्रेस उतने स्तर तक नहीं हुए हैं अब तक, और कुछ हुए हैं, आई एम श्योर कुछ बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है। भारत ने ऑलमोस्ट पूरे भारत को इलेक्ट्रीफाई कर दिया है पिछले कुछ सालों में। हर जगह ड्रिंकिंग पीने का पानी मिल गया है, हर जगह कुकिंग गैस मिल गया है, हर जगह बैंक अकाउंट्स है, एयरपोर्ट्स डबल हो गए हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। तो भारत ने भी बहुत प्रोग्रेस किया है, लेकिन वेरी बेसिक प्रोग्रेस, जो बेसिक नेसेसिटीज होती है वो अभी सबको पहुंचा दी है। नाउ वी हैव टू बिल्ड अपॉन दैट। तो किस प्रकार से बिल्ड करेंगे, क्या होगा, इट विल ऑल डिपेंड कि भाई कितना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है भारत में, और क्या विजन है भारत की टॉप लीडरशिप का, और फिर कितना कोऑपरेशन मिलता है टॉप लीडरशिप को एट द स्टेट लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और भारत के लोग कितने एम्बिशियस है। इन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर करेगा कि भारत का फ्यूचर ट्रेजेक्टरी क्या होगा। लेकिन टू आंसर योर क्वेश्चन, जो क्या गैप है, इट इज़ लगभग 30-35 साल का गैप है इस समय। उसको हम कम कर सकते हैं अगर हम एक्सेलरेट करेंगे अपने प्रोग्रेस को। तो 10 साल में कदाचित 15 साल का गैप होगा अगर हम इफ यू प्ले द गेम राइट, लेकिन इस समय 30-35 साल का गैप है। गैप तो समझ में हमें आ गया है, क्योंकि जो उन्होंने, आपने जैसे बताया कि लेट 80s में जो उन्होंने शुरू किया, जिस विजन और इंटेंशन के साथ शुरू किया, वो अब हम कहीं ना कहीं सोचने का प्रयास कर रहे हैं। हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक जो और नैरेटिव चलता है जिसकी बात होती है, वो ये भी होती है कि एट कॉस्ट ऑफ व्हाट डेवलपमेंट अगर आपको चाहिए। जैसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग डिनायल मोड में है, या लेकिन एक वन ऑफ द नैरेटिव्स या वन ऑफ द आर्गुमेंट्स है कि चाइना का जो डेवलपमेंट है, उसके साथ साथ आप ये भी देखो कि वहाँ के लोगों की फ्रीडम कितनी है। वहाँ पे लोगों को, जैसे वो क्रेडिट सिस्टम की बात होती है, हाँ कि वो आपको हर जगह पर CCTV कैमराज है, वो आपको 24 आवर्स मॉनिटर कर रहे हैं। इनफैक्ट कई वीडियोस मैंने देखे जिसमें थोड़ा सा भी स्लाइट अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नैरेटिव है तो वहाँ पर लोग सतर्क हो जा रहे हैं। एक फॉरेन टूरिस्ट था, वो कार से जा रहा था, उसने जस्ट इतना ही पूछा कि वाई इट इज़ हार्ड टू क्वेश्चन गवर्नमेंट इन चाइना, तो उसने उसको पुलिस स्टेशन जाके छोड़ दिया। इनफैक्ट एक ब्लॉगर की मैं वीडियो देख रहा था, आई डोंट नो वेदर ही वाज लाइंग और टेलिंग द ट्रूथ। वो ये बोल रहे थे कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ तो मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं थी जो कि मैं सोचा था कि चाइना में होगी, बट सर्टेन टाइम्स कुछ लोग मुझे आकर मना भी किए, और 1-2 बार तो मुझे मेरी कंप्लेंट भी कर दी गई। तो सच फ्रीडम इज़ ओनली पॉसिबल इन इंडियन डेमोक्रेसी, और उसके साथ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, रेदर देन कि हम बहुत फास्ट डेवलपमेंट कर जाए और ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमन जो ह्यूमैनिटी है, जो हमारी, जो हम फ्रीडम एंजॉय करते हैं, उसको छोड़ दे। तो इस पर आपका क्या जी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। फ्रीडम वर्सेस ऑटोक्रेसी की बात है ये। कुछ लोग चाइना जाएंगे, वहाँ पे आप कुछ प्रश्न नहीं पूछ सकते, आप किसी प्रकार कुछ प्रकार के वीडियोस नहीं बना सकते, अगर आपने बनाए तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। ये चाइना की बात है। और चाइना में लोग गवर्नमेंट को, सरकार को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते बियॉन्ड अ सर्टन एक्सटेंट, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ये सारे रिस्ट्रिक्शंस है चाइना में। ये सब इश्यूज चाइना में मिलेंगे। आप भारत में आइए, कोई भी फॉरेन टूरिस्ट आ सकता है भारत में, किसी भी प्रकार का वीडियो बना सकता है, सच हो झूठ हो, नो प्रॉब्लम। आओ, भारत के बारे में कुछ भी बोलो, भारत का हॉस्पिटैलिटी एंजॉय करो, और फिर बाहर जाओ और फिर गंदे गंदे वीडियो निकालो। ये फ्रीडम है भारत में, गुड। भारत के लोग कुछ भी कर सकते हैं, ओके, सरकार के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी, आप ट्रैफिक में रॉन्ग साइड पे चला सकते हो, आपको जो करना है अलाउड है, भारत है, फुल फ्रीडम है। लेकिन क्या ये फ्रीडम कुछ काम का है? इज इट रियली वैल्यूएबल कि आप कुछ भी कर सकते हो? क्या व्हाट इज रियली भारत में नहीं, लेकिन पूरे विश्व में जो लोग होते हैं हर जगह, उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ होती है? लेट्स फोकस ऑन दैट। सबको क्या चाहिए? सबको चाहिए अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स। सब ये चाहते हैं कि हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छे हो। सब चाहते हैं कि हमारे पास रीजनेबल पैसा हो, ठीक है, ताकि हम जो भी हम करना चाहे जीवन में वो कर सके, हमारे जो भी सपने हैं उनको पूरे कर सके। सब चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छा भविष्य हो, उनको अच्छा एजुकेशन मिले, उनको अच्छी नौकरी मिले, उनकी अच्छी शादी हो किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, और उनका फ्यूचर अच्छा हो। ये बेसिक नेसेसिटीज़ और ये बेसिक होप्स पूरे विश्व में सब जगह लोगों को होते हैं। क्या भारत ये प्रोवाइड कर सकता है, और या फिर क्या चाइना ये प्रोवाइड कर सकता है?
तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट ये जो बड़े एस्पिरेशंस और होप्स है उसको आपका देश आपको प्रोवाइड कर सके। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको किस तरह से बिहेव करना है। दैट व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट लाइफ इज नॉट कि आप कैसे कपड़े पहनो, कैसे बिहेव कर सकते हो, कैसे बिहेव नहीं कर सकते हो। लॉन्ग टर्म फ्यूचर एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री एंड द पीपल इज मोर इम्पॉर्टेंट। अभी भारत और चाइना में कौन अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है इस समय अपने लोगों के लिए? आई थिंक चीन कर रहा है, नॉट भारत। भारत में देखिए इश्यूज है, मैं भारत को डेनिग्रेट नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत का सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन भारत में इश्यूज है जो चीन अभी सॉल्व कर रहा है अपने लोगों के लिए। अभी आप इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव में देखते हैं। लेट्स गो बैक 2300 साल, ओके 2300 साल पहले, लगभग 2200 साल पहले श्री अशोक मौर्य हमारे एम्परर थे। उस समय के भारत में क्या आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते थे? आप श्री अशोक को क्रिटिसाइज कर सकते थे? बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी प्रकार का बिहेवियर कर सकते थे भारत में? बिल्कुल भी नहीं। हर जगह स्पाइस थे, हर जगह गुप्तचर थे पूरी सोसाइटी में, वो सब कुछ रिपोर्ट करते थे गवर्नमेंट को, सरकार को। क्या ये बुरा भारत था उस समय? क्या कनिष्क के समय आप कनिष्क को क्रिटिसाइज कर सकते थे? जी नहीं। ओके, तो हमें थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि एक होता है फुल फ्रीडम विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरा होता है डिसिप्लिन। ओके, और अगर आपके देश में कोई स्टैंडर्ड्स है तो उसमें कुछ रूल्स भी होंगे। आपको क्या मिलता है कि आपको सब फ्रीडम मिल गया, उससे आपके देश का क्या प्रोग्रेस होता है? डेमोक्रेसी, हम कहते हैं कि यूएस इज द बीकन ऑफ डेमोक्रेसी। आप यूएस में जाकर कुछ चीजें करो, आपको पुलिस उधर ही शूट कर देगी। मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन होने जी, वाला था ब्रूटलिटी। हाँ, कि हम अगर ये आर्ग्यू करें कि फ्री स्पीच या जो भी फ्रीडम है उसको एंजॉय करते हुए हम डेवलप नहीं हो सकते, तो यूएस इज अ गुड एग्जांपल। आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ द यूएस। मैं आपको एग्जांपल ये भी दूंगा वेस्टर्न यूरोप का। हर जगह पुलिस होती है। ओके, भारत में आप कहीं भी घूमो पुलिस बहुत कम दिखेगी आपको। आप न्यूयॉर्क जाइए, न्यूयॉर्क सिटी, वहां पे देखिए कितनी पुलिस है। आप कुछ भी आड़ा टेढ़ा करोगे, आपको कुछ एक भी प्रश्न नहीं पूछेंगे, गोली मार देंगे आपको। ओके, आप वेस्टर्न यूरोप जाओ, फ्रांस जाओ, कहीं भी जाओ, हर जगह पुलिस दिखेगी आपको। इसको कहते हैं पुलिस स्टेट। पुलिस फुल कंट्रोल करती है लोगों को, और लोग यहाँ से वहाँ दे कांट बिहेव। उनको अभी समझता भी नहीं, बिकॉज दे आर यूज्ड टू बिहेविंग लाइक दिस, बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर। भारत पुलिस स्टेट नहीं है। चाइना में पुलिस है काफ़ी सारी, लेकिन वेस्ट में बहुत ज़्यादा पुलिस है। अभी यूएस को हम कहते हैं कि फ्रीडम और डेमोक्रेसी का ये है, इतनी पुलिस क्यों है फिर वहाँ पे हर जगह हर चीज़ के बारे में लॉ है वहाँ पे, हर चीज़ का कानून है। इट्स अ नेशन ऑफ रूल्स एंड लॉज। दूसरा, देयर इज पुलिस एवरीवेयर। तीसरा, डेमोक्रेसी है ना यूएस, ठीक है। यूएस में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है? दो है। कुछ और भी है लेकिन वो कुछ रिलेवेंस नहीं है, वो रिलेवेंट पार्टीज नहीं है। तो एसेंशियली यूएस एक 2 पार्टी सिस्टम है। व्हाट इज अ 1 पार्टी सिस्टम? चाइना, नॉर्थ कोरिया। तो चाइना और नॉर्थ कोरिया से सिर्फ एक स्तर ऊपर है यूएस। इंस्टेड ऑफ 2 पार्टी स्टेट, इंस्टेड ऑफ 1 पार्टी स्टेट, ये 2 पार्टी स्टेट है। लेकिन ये दो जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका पूरा फॉरेन पॉलिसी एक ही होता है, उनका इकोनॉमिक पॉलिसी ग्लोबली एक ही होता है, जिस प्रकार से वो दूसरे देशों से रिलेशंस करते हैं वो एक ही होता है। सो डिफरेंस क्या है? सिर्फ लोकली डोमेस्टिकली डिफरेंस है। बाकी एक्सटीरियर से रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स एक ही चीज है। इट्स अ मोनो पार्टी सिस्टम। तो द यूनाइटेड स्टेट्स जो है, और यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, ठीक है। जब श्री जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे यूएस के, क्या वो मेंटली कॉम्पिटेंट थे? नहीं थे। हम सब जानते, पूरा विश्व जानता है कि जो बाइडेन मेंटली कॉम्पिटेंट नहीं थे। ओके, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट तो थी ना मैडम कमला हैरिस, क्या वो कॉम्पिटेंट थी टू बी अ लीडर? वो कॉम्पिटेंट नहीं थी। तो प्रेसिडेंट भी कॉम्पिटेंट नहीं थे, वाइस प्रेसिडेंट भी कॉम्पिटेंट नहीं थी। तो देश को कौन चला रहा था? कोई तो चला रहा था देश को, लेकिन जो भी चला रहा था उसको किसी ने इलेक्ट नहीं किया था। तो यूएस क्या है एक्चुअली? इट इज एन ऑटोक्रेसी मास्करेडिंग एज अ डेमोक्रेसी। ये सत्य है यूएस का। ओके, ये एक ऑटोक्रेटिक स्टेट है जो दिखाता है कि हम डेमोक्रेसी हैं। परफॉर्मेटिव डेमोक्रेसी है यूएस में। तो यूएस क्या है एक्चुअली? एक एम्पायर है। द यूएस इज एन एम्पायर।
चीन भी एक इंपीरियल सिस्टम है। ओके, चाइना में हमेशा डायनास्टीज हुई हैं, डायनास्टिक साइकिल्स हुए हैं। अभी लेटेस्ट डायनास्टिक साइकिल चल रहा है जिसको कहते हैं, इस समय की डायनास्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, और इस समय के एम्परर है श्री शी जिनपिंग। और अभी यूएस में सीट के ऊपर बैठाया श्री डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन कौन चला रहा है एक्चुअली? डीप स्टेट चला रहा है, एसेंशियली द अनइलेक्टेड एस्टैब्लिशमेंट। तो यूएस और चाइना दोनों इंपीरियल ऑटोक्रेसीज है। ये कोई डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म वाला सिस्टम वाला कंपैरिजन नहीं है। चाइना एडमायर्स द यूएस। चाइना सब कुछ एम्यूलेट करना चाहता है जो यूएस कर रहा है। यूएस ने बहुत सारे काम किए हैं जो डेफिनेटली एडमिरेबल है फ्रॉम एन इंपीरियल पावर हंग्री पर्सपेक्टिव। और भारत ने एक्चुअल chaotic डेमोक्रेसी अडॉप्ट की है, विच इज द वर्स्ट सिस्टम फॉर इंडिया। क्योंकि अगर आप पिछले 3000 साल का वर्ष का हिस्ट्री देखेंगे, इतिहास देखेंगे भारत का, तो जिस समय पर भारत सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था और सबसे ज़्यादा प्रॉस्परस था, वो कौन से पीरियड से? मौर्य साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, चोला साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, एम्पायर 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 एम्पायर। श्री राम कौन थे? क्या वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे? नहीं, वो तो डिक्टेटर थे, मोनार्क थे, राजा थे। वो राजा क्या होता है? डिक्टेटर होता है। क्या वो बुरे राजा थे? सबसे अच्छे राजा थे वो। श्री कृष्ण क्या थे जब वो द्वारका में थे? राजा थे वो कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे? नहीं थे। तो हम सोचते हैं कि डेमोक्रेसी इज द आंसर टू एवरीथिंग। डेमोक्रेसी इज नॉट द आंसर। आंसर इज टू गो बैक टू योर हिस्ट्री एंड लर्न फ्रॉम योर ओन हिस्ट्री। सच तो ये है। आपने जैसे बताया कि चाइना एमुलेट करना चाहता है यूएस को, उसकी एस्पिरेशन है। इनफैक्ट जैसे इंडिया में होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के यूएस चले जाएं। जी, क्यों यूएस चले जाए? क्योंकि वहां पे वो सारे एस्पिरेशंस मिलेंगे, एस्पिरेशंस है, फैसिलिटीज है। वैसे चाइना में भी अभी ये ग्राउंड रियलिटी अभी भी है कि वहाँ के लोग सोचते हैं कि बच्चे पढ़ के अच्छी अपॉर्चुनिटीज पाए। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि अभी भी अगर हम देखें तो यूएस में चाइना से ही बहुत सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जा रहे हैं। जी हाँ। तो इंडिया और चाइना में तो 35 इयर्स का अराउंड गैप अभी हमें दिख रहा है। चाइना यूएस में कितना गैप होगा? चाइना यूएस में कितना गैप होगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कितना हो सकता है? लेट्स सी। टेक्नोलॉजिकली चाइना और यूएस कहाँ पर है? चाइना, लेट्स सी सम कुछ इंडस्ट्रीज को हम कंपेयर करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन सिस्टम को कंपेयर करते हैं। चाइना का आज एजुकेशन सिस्टम जो है, इट इज सुपीरियर टू द यूएस एजुकेशन सिस्टम। यूएस एजुकेशन सिस्टम डम्प डाउन हो रहा है धीरे धीरे। दे आर डम्पिंग इट डाउन। चाइना उसका क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स इंप्रूव कर रहा है। तो इस समय चाइनीज एजुकेशन सिस्टम यूएस एजुकेशन सिस्टम से सुपीरियर है। लेकिन फिर भी वो बहुत सारे स्टूडेंट्स यूएस भेजते हैं फॉर एक्सपोजर, और कुछ वहाँ पे इंडस्ट्रियल नॉलेज लेके आए वापस। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चाइना से यूएस जाते हैं, वो पढ़ाई करके वापस घर जाते हैं। भारत का हर स्टूडेंट चाहता है कि मैं कैसे भी करके यूएस में रह जाऊँ। चाइना के स्टूडेंट्स कहते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पढ़ लेंगे, हम अपना नॉलेज एक्वायर करेंगे, वापस घर जाएंगे, क्योंकि घर में अपॉर्चुनिटीज़ है, घर में उतना ही पैसा मिलता है, घर में हम अपने राष्ट्र को बना सकते हैं। भारत में वो अभी इस समय वो स्थिति नहीं है। तो चाइनीज एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले यूएस एजुकेशन सिस्टम से सुपीरियर है, एटलीस्ट टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, डेफिनेटली टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। सेकेंडली, लेट्स सी कुछ इंडस्ट्रीज, लेट्स से स्पेस इंडस्ट्री, रॉकेट बिल्डिंग इंडस्ट्री, ओके, उसमें यूएस आगे है, चाइना से काफ़ी आगे है। इलॉन मस्क ने जो काम किया है पिछले 20 साल में, बहुत आगे ले गया है यूएस को। ओके, तो चाइना यूएस से पीछे है स्पेस इंडस्ट्री में, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में चाइना यूएस के पीछे है, क्योंकि यूएस ओन्स ताइवान। ताइवान कोई फ्री कंट्री नहीं है, ताइवान को यूएस ओन करता है, और ताइवान ने अभी बहुत सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया यूएस को बैक ऑलरेडी। क्योंकि ताइवान को चाइना से खतरा रहता है, इसलिए वो यूएस एलाई। या ठीक है, अगर चाइना ने ताइवान पे कब्जा कर लिया तो कौन से मार देंगे ताइवानीज लोग को? कुछ नहीं होगा, कुछ ऐसा खतरा नहीं है। वो खतरा ये है कि जो ताइवान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो बंद हो जाएगी, उतना ही खतरा है, बाकी कुछ खतरा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि चाइना शुड टेक ताइवान, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लॉजिकली लोगों को कुछ खतरा नहीं है चाइना से। दे विल कम अंडर यूएस इसका फायदा ले रहा है। यूएस ने ये पूरा सिस्टम बनाया है, तो यूएस ताइवान को एसेंशियली ओन करता है और प्रोटेक्ट करता है। ताइवान इज अ फोर्ट्रेस ऑफ द यूएस, और वहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी है TSMC, जो हाईएस्ट एंड चिप्स मैन्युफैक्चर करती है। तो अभी TSMC के फैक्ट्रीज यूएस में वापस लग गए हैं,
तो अभी सब कुछ यूएस में बन रहा है। तो यूएस इज अहेड ऑफ चाइना इन चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, ऑल दैट, लेकिन नॉट वेरी फार अहेड। गैप क्लोज हो रहा है। ओके, अगर हम बात करेंगे एआई की, यूएस और चाइना नेक एंड नेक हो गए हैं अभी। ओके, यूएस के पास कुछ बहुत ही बड़े एआई कंपनीज है। ओपन एआई है जो चैट जीपीटी आपको प्रोवाइड करता है, फिर एंथ्रोपिक है जिसका सिस्टम है क्लॉड के अलग अलग मॉडल्स है, और फिर इलॉन मस्क वाला कंपनी ग्रॉक जिसका ग्रॉक सिस्टम है, फिर गूगल का जेमिनाई है, और भी कुछ होंगे। तो ये 4 आई कैन थिंक ऑफ जो बहुत ही टॉप 4 है एसेंचुअली यूएस में। अभी चाइना भी बहुत अच्छे मॉडल्स बना रहे हैं, एआई मॉडल्स, डीप सीक है और कीमी है और क्वेन है, अलीबाबा इसमें इन्वॉल्व है और बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व है। चाइनीज मॉडल्स ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल एज द यूएस मॉडल्स है, कुछ ज़्यादा 10% से ज़्यादा फर्क नहीं होगा। So China is not neck, it's almost there at the level of the US. उनका सिर्फ एक ही इशू है कि उनके पास टॉप एंड, हाईएस्ट एंड चिप्स नहीं है, उनके पास सेकंड लेवल चिप्स है। वो टॉप एंड चिप्स नहीं है, फिर भी इतने अच्छे एआई सिस्टम बना रहा है चाइना। सो चाइना इज ऑलमोस्ट नेक एंड नेक विद द यूएस। तो ऐसे अगर हम कंपेयर करेंगे, चाइना ज़्यादा पीछे नहीं यूएस से, इट इज़ गेटिंग देयर इकोनॉमिकली। चाइना बहुत बड़ा है, डेफिनेटली यूएस के लेवल पर नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत प्रोग्रेस किया है। तो ओवरऑल इस समय राइवलरी यूएस विश्व में देखेंगे सिर्फ 2 कंटेंडर से, इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली। तीसरा राइवल भी है जो रूस है, बिकॉज उनके और एडवांटेजेस है, वी डोंट नीड टू डिस्कस इट हियर। तो चाइना अभी भारत से अपना कंपैरिजन नहीं करता है, चाइना अभी अपना यूएस से ही कंपैरिजन करता है, और यूएस चाइना को बहुत सीरियसली ले रहा है अभी। यूएस अभी समझ गया कि वी कैन नॉट स्टॉप चाइनाज राइज, वी जस्ट ट्राई टू कंटेन देम। ये स्थिति है इस समय। और शायद इसी वजह से अमेरिका की ये इनसिक्योरिटीज़ हैं कि वो चाइनीज़ स्टूडेंट को कुछ कोर्सेज अलाउ नहीं करते। जी हाँ। उसके अलावा वो कुछ अपने फीचर्स, क्लाउड के फीचर्स वो विद इन अमेरिका रखते हैं। अभी रिसेंटली वो हुआ ना, वो कौन सा मिथॉस फेबल 5 उन्होंने रिलीज किया था, 3 दिन में बंद कर दिया कि भाई सिर्फ यूएस सिटीजन को मिलेगा अभी ये। तो डेफिनेटली अब ये इनसिक्योरिटीज सरफेस होने लगे कि उनको अब लगने लगा है कि हम चाइना को सारा एक्सपोजर नहीं दे सकते, बिकॉज और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगती है कि हम पहले मजाक उड़ाते थे चाइना का कि चाइना सब कुछ चीप कॉपी करता है अमेरिका की, वहीं से शुरुआत होती है। और अब जब हमें लगता है कि हम तब भी मजाक उड़ा रहे थे और वो लोग कॉपी करते रहे और अब अपनी वो टेक्नोलॉजी को इनोवेट कर रहे हैं, तो हम वो भी नहीं कर रहे हैं। जी हाँ। तो यहाँ पर राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए? क्या हमें ये जो सॉर्ट ऑफ कॉपी जो हम कर रहे हैं, क्या इसको हमें एटलीस्ट अप्रिशिएट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए कि चलो ठीक है, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग, कि हम कुछ कॉपी कर रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, हम भले उसको असेंबल कर रहे हो, मे बी हमें उसके एक्सपोजर से कुछ एंटरप्रेन्योरशिप हम सीखेंगे, कुछ हम न्यू इनोवेट कर सकते हैं। या अभी तो सोशल मीडिया पे डाउनराइट क्रिटिसिज्म ही होता है, लोग मजाक ही उड़ाते हैं। तो मैं एक्चुअली इसको देख भी रहा था। एक टेक्नोलॉजी थी जिसमें ब्रेन वेव से, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ योर ब्रेन वेव्स आप कुछ चीज़ें कर ले रहे हैं, जैसे कुछ गेम्स खेल ले रहे हैं, कुछ बटन्स प्रेस कर ले रहे हैं जी। तो ऐसे एक वीडियो थी चाइना की, वहाँ पे भी अभी सोशल मीडिया में हर कमेंट्स में इंडियंस ही मिलते हैं, तो वहाँ पे भी इंडियंस उसकी खूब तारीफ कर रहे थे। बट द सिमिलर टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के एक स्टार्टअप की, वहाँ क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि ये चिप कॉपी है, या फिर कि ये सब क्या कर रहे हो, मतलब जी। तो यहाँ पर इंडियन माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि अगर हम कॉपी कर भी रहे हैं तो हमको थोड़ा टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योरशिप के फ्रंट में सपोर्ट होना चाहिए, rather देन कि हम एकदम ही बहुत ख्याली पुलाव बना के बहुत बड़े इनोवेशंस ही जब हम करेंगे तो होगा। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समथिंग, कि चलो चाइना भी कॉपी कर ही रहा था, हम भी अभी कुछ कैचअप करने के लिए एटलीस्ट हम कुछ अपने मॉडल्स बिल्ड करना शुरू करें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कॉपी कल्चर इंडिया में है, जो कि अभी हम देख रहे हैं कि टॉप 5 कंपनीज या 10 कंपनीज स्टार्टअप्स में, ट्रेडिशनल नहीं, वो कहीं ना कहीं कॉपी ही है, कोई न्यू इनोवेशन नहीं है, तो क्या ये कॉपी कल्चर इंडिया को आगे बढ़ाएगा कुछ आगे आने वाले समय में? तो प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि महत्वपूर्ण है कि क्या कॉपी कल्चर अच्छी चीज़ है या फिर हमें उसको बैन करना चाहिए और हमें इनोवेशन ही करना चाहिए। हिस्टोरिकल एग्जांपल्स देखते हैं। चाइना ने 1950s, 60s, 70s, 80s में बहुत सारे रशियन, सोवियत इक्विपमेंट खरीदा था। ओके, मिलिट्री इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, ये सब खरीदा उन्होंने यूरोप से ट्रेन्स खरीदे चलाने के लिए, ट्रेन्स। फिर चाइना ने क्या किया, अगर रूस से उन्होंने प्लेन खरीदा है, लेट्स से 20 प्लेन खरीदे, एक को अलग से रखेंगे, उसको पूरा डिसमेंटल करेंगे और रिवर्स इंजीनियर करने की कोशिश करेंगे।
उन्होंने अगर टैंक लिया है रूस से, 50 टैंक लिए हैं, एक अलग से रख देंगे, उसको पूरा डिसमेंटल करके फिर से जोड़ेंगे, सब कुछ ट्राई करेंगे रिवर्स इंजीनियर करने को। चाइना ने हर चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ को रिवर्स इंजीनियर की है और फिर अपनी कॉपीज बनाई है। फॉर एग्जाम्पल सुखोई 27 रूस ने बेचा था चाइना को। आज चाइना के पास जे समथिंग है जो वही एयरक्राफ्ट है, लेकिन उसमें कुछ चाइनीज इनोवेशन है। तो चीन ने शेमलेसली हर चीज़ को कॉपी की, रिवर्स इंजीनियर की और घर में बनाई। इनिशियली पुअर कॉपीज बनाए, फिर धीरे 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 उनको इटरेटिवली इंप्रूव किया। जो उन्होंने जर्मनी से ट्रेन्स खरीदी, उसके इंजन्स को रिवर्स इंजीनियर कर दिया। उनका जो लोकोमोटिव होता है, जो आगे वाला हिस्सा, उसको रिवर्स इंजीनियर किया। आज चाइना के पास विश्व की सबसे अच्छी ट्रेन है, बुलेट ट्रेन। इन्होंने धीरे धीरे काम किया, इट टुक 30, 40, 50 ईयर्स, लेकिन आज वो उस स्तर तक पहुंच गए हैं। उन्होंने जो रूस से अलग अलग इक्विपमेंट लिया, उस सबको रिवर्स इंजीनियर किया। आज चाइनीज वर्जन से मच मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ दैट। हर चीज़ को चाइना ने ऐसे ही करके काम किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने इंप्रूव किया। अब भारत ने लेट्स से 1950s में MiG-21 खरीदा चाइना USSR से। भारत ने कुछ किया ही नहीं उसके बारे में। रूस ने हमें ब्लूप्रिंट्स दे दिए MiG-21 के। क्यों नहीं हमने घर पर बनाए नए MiG-21 और उनको धीरे धीरे इंप्रूव किया। आज हमारे पास अलग अलग प्रकार के फाइटर प्लेन्स होते हैं। हमारे पास मरुत था, HAL मरुत, जिसको कर्ट टैंक ने डिज़ाइन किया था, वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइनर्स इन द वर्ल्ड। उसको हमने मार दिया, HAL मरुत को। उसको हमने इन्फीरियर इंजन्स बिठा के डाल के फिट किया उसमें, और उसका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा आया तो बोला कि ठीक है ये अच्छा एयरक्राफ्ट नहीं है। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइंस ऑफ फाइटर प्लेन्स इन द वर्ल्ड। तो भारत का अप्रोच हमेशा रहा है कि भाई हम कुछ करेंगे ही नहीं। वो अप्रोच पॉलिटिशियंस का रहा है, जो लीडरशिप में जो लोग होते हैं उनका। लेकिन आज क्या हो रहा है भारत में कि हम अलग अलग जगह देश में क्या क्या इनोवेशन हो रहा है वो हम देख रहे हैं और फिर उसको रेप्लिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं भारत में। US में कुछ अच्छे ऐप्स है, कुछ अच्छे सर्विसेज है, कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स है, तो हम घर में खुद से स्वयं से वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन में कुछ हो रहा है तो उसको देखकर हम इंस्पायर हो रहे हैं और कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, भारत में 2 शब्द है जिनको हमें 20 वर्ष तक बैन करना चाहिए। एक है विश्व गुरु, दूसरा है सुपर पावर। इन 2 शब्दों को 20 वर्ष तक बैन करना चाहिए भारत में। क्या विश्व गुरु भाई, सबसे सीख रहे हो आज तुम। हमारे पूर्वज थे विश्व गुरु, ठीक है। वो हमारे पूर्वजों ने कभी ये शब्द का प्रयोग नहीं किया था विश्व गुरु। ये आज किसी ने इन्वेंट किया है। ये विश्व गुरु बंद करो, विश्व चेला बनो। हाँ, बिकम द विश्व स्टूडेंट, विश्व चेला बनो। 20-30 वर्ष कॉपी करो, सीखो और फिर देखते हैं क्या होता है। अगर हम 50 वर्ष में सबसे आगे निकल गए, जो डेफिनेटली पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, तब हम बोल सकते हैं कि हम विश्व गुरु है। सुपर पावर की तो बात ही मत करो 30 साल और। तो ये है, मेरे अनुसार कॉपी करना अच्छी चीज़ है। हर चीज़ कॉपी करो और फिर धीरे से इंप्रूव करो, धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करो। 1% इंप्रूवमेंट लाओ पहले, फिर 1 और प्रतिशत लाओ, और ये करते रहो तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। तो चीन ने, हम पहले कहते थे कि चीनी कॉपी है, चीनी सामान है। आज चीनी सामान सबसे अच्छा है। तो ये सिचुएशन है। आई थिंक इंडिया शुड नॉट शाय अवे फ्रॉम कॉपीइंग। कोई बुरी बात नहीं है। इंडिया के सामने अब एग्जाम्पल भी है कि जिसका मजाक उड़ाते थे, नाउ हम उसी पर रील बनाते हैं कि दे आर लिविंग इन 2070। जी हाँ। यहाँ से एक जेन्युइन क्वेश्चन मेरे मन में ही आता है। जैसे आपने रिवर्स इंजीनियरिंग की बात की, हम सबको याद है बचपन में हम कोई भी खिलौना खरीदते थे तो उसको हम तोड़ के एटलीस्ट, मतलब हम सभी बच्चे कुछ ना कुछ तोड़ के देखते थे कि क्या है इसमें भाई, भले हम उसको रिबिल्ड ना कर पाए। कुछ केसेस में जहाँ पर हम कर सकते थे रिबिल्ड भी कर लेते थे, जिसमें टूट गया या तो ये तो बहुत नेचुरल है, ह्यूमन बिहेवियर है। हमने कुछ खरीदा है, हमने इतने पैसे दिए हैं। ऐसा तो नहीं है हमने 50,000 की चीज़ या 50 लाख की चीज़ खरीदी है, हमने तो हज़ारों करोड़ खर्च किए हैं। तो ये एक जेन्युइन ह्यूमन फीलिंग है, या फिर कि हम अगर क्लॉज भी हैं कि हम उसको खोल नहीं सकते तो हम छुप के खोलने का देखें। भाई हमने भी पोखरण किया ना। तो ये जेन्युइन जो फीलिंग है कि हमारे पास जो एक इक्विपमेंट आया है, तो क्या कोई क्लॉज होता है डील में कि आप उसको खोल नहीं सकते, देख नहीं सकते? या मतलब ये तो मुझे लग रहा है कि इसको सरकार भी कैसे रोकेगी? एक साइंटिस्ट भी चाहेगा कि यार ये कैसे बना है। देखिए, अगर आपने किसी चीज़ के लिए पैसा दिया है और आपका हो गया, तो आपको जो करना कीजिए। ओके, क्लॉज वॉज होते हैं, वो कागज़ पे होते हैं। अगर आपने किसी देश को कुछ बेचा है
वो कुछ भी कर सकता है उस चीज़ से। देखिए एसेंशियली टेक्नोलॉजी, देखिए ये जो क्वेश्चन है ऑफ इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी, ये जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन है। ओके, ये आपके राष्ट्र के फ्यूचर की बात है। और इन जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो रूल्स, देयर इज विक्ट्री एंड डिफीट। जीत है और पराजय है, विजय है और पराजय है, और कुछ नहीं है जियोपॉलिटिक्स में। विष्णुगुप्त चाणक्य की का अर्थशास्त्र पढ़ी है, नो रूल्स, आपको जीतना है। तो टेक्नोलॉजी की बात अगर होती है, इट इज़ परफेक्टली फाइन टू बाय, बेग, बोरो, स्टील टेक्नोलॉजी। जो भी आपको करना पड़े कीजिए, लेकिन टेक्नोलॉजी अक्वायर कीजिए और फिर उसको इम्प्रूव कीजिए। सो क्लॉज वॉज ठीक है, होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। आपने पैसा दिए, आपके पास आया आइटम, उसका जो करना है कीजिए। बट प्रॉब्लम मैं समझना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है कि इंडिया रिवर्स इंजीनियर नहीं कर पा रहा है। मतलब इंटेंशन छोड़ दीजिए, अब कोई करना ही नहीं चाहता है, नहीं, निठल्ला है, तो वो अलग ही केस है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि निठल्लाई चल रही होगी। अगर हम खोलें भी तो बाहर की टेक्नोलॉजी ऐसा क्या प्रिकॉशंस लेती होंगी कि अगर मेरी टेक्नोलॉजी कोई खोले भी तो वो वैसा बना ना पाए। जैसे कोई इंडियन बिजनेस ही लीजिए, एक दुकानदार भी है, वो अगर अपनी दुकान पे कुछ प्रोडक्ट लाता है या कुछ उसकी स्ट्रैटेजी क्रैक कर लेता है, वो मार्केट डोमिनेटिंग प्लेयर बन जाता है, तो कुछ तो सोचता है कि अब मेरा जो कॉम्पिटिटर है मुझे कॉपी ना कर पाए, तो कुछ स्ट्रैटेजीज मैं ऐसी बिल्ड करूं। तो बाहर जैसे हमने लेके हम फ्रेंच जेट्स लेकर आते हैं, गुड, तो वो क्या ऐसा प्रिकॉशंस लेते होंगे कि ये खोल भी ले तो इंडिया बना नहीं पाएगा, या इनको हम देते हैं ये कुछ भी कर लेंगे, इनके पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है। तो वो क्या चीजें होती हैं? जी जी, ग्रेट क्वेश्चन। तो अगर कोई हमें फाइटर प्लेन्स एक्सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल फ्रेंच रफाल्स भारत के पास आ रहे हैं, ठीक है, 36 तो आ चुके हैं एंड सो ऑन, तो क्या प्रिकॉशंस लेंगे वो? तो सबसे पहले वो एक्सपोर्ट वर्जन आपको बेचेंगे, फुल वर्जन नहीं बेचेंगे। उनके पास जो वर्जन होगा वो फुल वर्जन होगा। फॉर एग्जांपल यूएस F-35 नाम का फाइटर प्लेन अलग अलग राष्ट्रों को बेचता है। उन्होंने सिर्फ इजराइल को फुल वर्जन प्रोवाइड किया है, किसी और को नहीं। बाकी सबको एक्सपोर्ट वर्जन मिलता है, जो स्ट्रिप डाउन थोड़ा सा 20-30% लेस कैपेबल वर्जन होता है। उसमें कुछ वो चीज़ें नहीं होती है। पहली बात ये है। दूसरा, अगर हम फाइटर प्लेन्स देखेंगे, स्टेल्थ फीचर्स वाले फाइटर प्लेन्स, ये इनहेरेंटली एरोडायनामिकली अनस्टेबल होते हैं। ओके, अगर आपने कंट्रोल्स छोड़ दिए और कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिया, वो गिरेगा लाइक अ स्टोन इवेंचुअली। ओके, जो पुराने प्लेन्स थे, अगर आपने कंट्रोल्स छोड़ दिए, वो अपने आप स्टेबलाइज होकर उड़ते रहते थे। दे वर इनहेरेंटली एरोडायनामिकली स्टेबल। तो अगर आपके पास बाय डिजाइन आपने अनस्टेबल एयरक्राफ्ट बनाया है फॉर मोर एजिलिटी एंड ऑल दैट, तो फिर आपको उसको कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है उसके अंदर। आपके पास उस एयरक्राफ्ट में, हर एयरक्राफ्ट में एक कंप्यूटर होगा जिसके पास फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर होगा, जिसमें मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ कोड होंगे मोस्ट लाइकली। तो ये जो सोर्स कोड है ना, ये आप किसी को दोगे नहीं। ओके, तो फॉर एग्जांपल फ्रांस हमें रफाल देता है, और अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं एक बड़े डील के लिए, 100 से अधिक एयरक्राफ्ट के लिए, और हम बहुत ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है। मोर देन $30 बिलियन फॉर अलेजिडली अपेरेंटली फॉर मोर देन 100 एयरक्राफ्ट। हम इतना पैसा दे रहे हैं, देने के लिए तैयार है, लेकिन फ्रांस कहता है हम आपको रफाल बेचेंगे, लेकिन हम आपको सोर्स कोड नहीं देंगे। भारत कह रहा है हम इतने पैसे आपको दे रहे तो सोर्स कोड तो मिलना चाहिए। फ्रांस बोल रहे नहीं। तो इस प्रकार से यू कैन सेफगार्ड योर ट्रेड सीक्रेट्स एंड द मेजर थिंग्स। यूएस ने 1980s में F-15 या जो भी है एयरक्राफ्ट बेचे थे ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया तो यूएस का अलाय है, तो ऑस्ट्रेलिया ने लिए एयरक्राफ्ट, ठीक है चलो उड़ाते हैं, ट्राई करते हैं। तो उनके पायलट्स F-15 को लेकर FA-15 जो भी था, हॉर्नेट आई थिंक, उसको लेके उड़ा रहे हैं। ओके, फिर बोलते हैं कि ठीक है कुछ ट्राई करते हैं टू अक्वायर टारगेट्स। तो इसमें टारगेट एक्विजिशन सिस्टम होता है, ओके, एयरक्राफ्ट में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग, उस शिप जो वहाँ पे जो शिप है उसको मैं टारगेट एक्वायर करता हूँ। तो उन्होंने ट्राई किया, और टारगेट एक्वायर करने को मना किया सिस्टम ने। सो उसमें जो यूएस ने प्रोग्राम किया था टारगेट्स, जिस प्रकार के टारगेट्स, उसी को द टारगेट एक्विजिशन सिस्टम वुड अक्वायर। बाकी टारगेट्स को अक्वायर करने से मना कर रहा था। सो अगर ऑस्ट्रेलिया डिसाइड करता है कि भाई मुझे उस चीज़ को उड़ाना है, इट विल रिफ्यूज। तो फिर क्या काम का है आपका प्लेन? आपने इतना खरीदा है, इज इट रियली योर प्लेन? आपने खरीदा लेकिन वो फिर भी आपका नहीं है, और सॉफ्टवेयर अपडेट्स वहाँ से आएंगे, कुछ चीज़ें आपको अलाउ नहीं करेगा, तो क्या काम का है? तो ये सारे प्रिकॉशंस होते हैं।
ओके जो सप्लायर्स इनबिल्ट रखते हैं ताकि आप सब कुछ रिवर्स इंजीनियर नहीं कर लो। अभी व्हाट कैन वी डू अबाउट दिस? लेट्स से हमने हाइपोथेटिकली रफाल की बात करते हैं, हमने रफाल खरीदा, लेट्स से हमने 100 खरीदे, एक साइड में रख दो, उसका पूरा एरोडायनामिक सिस्टम जो है, उसका पूरा डिज़ाइन जो है, उसको तो हम रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। उसका जो मटेरियल्स है उसको हम स्टडी कर सकते हैं अंडर माइक्रोस्कोप एंड व्हाटएवर एनालिसिस, और उसको हम घर पे बना सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी एडवांस्ड मटेरियल्स साइंस आता है। ये स्टैंडर्ड स्टील नहीं होता है, इसमें अलग अलग प्रकार के अलॉयज होते हैं एंड सो ऑन, तो वो भी हमें समझना पड़ता है। लेकिन ये सब कोई भी कंपिटेंट इंजीनियरिंग टीम कर लेगी। द मेन थिंग इज सोर्स कोड। तो फिर आप अपना खुद से सोर्स कोड बनाओ, 2-3 साल लगाओ 100 इंजीनियर्स को, प्रोग्रामर्स को खुद से बनाओ। हमने तेजस के लिए खुद से बनाया सोर्स कोड, पूरा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम FCS हमने खुद से बनाया, किसी ने हमें उसकी मदद नहीं की है। तो अगर आपने रफाल को रिवर्स इंजीनियर कर लिया तो आप खुद से पूरा सोर्स कोड बना लो, क्या प्रॉब्लम है, राइट? इट विल टेक 2-3 years विद अ टीम ऑफ लेट्स से 50-100 इंजीनियर्स, हो सकता है। तो कोई भी प्रॉब्लम अनसॉल्वेबल नहीं है, लेकिन इस प्रकार से लोग सप्लायर्स ऐसे सेफ गार्ड्स डालते हैं। नाउ सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हमने कभी इन द पास्ट कुछ रिवर्स इंजीनियर क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो इंजीनियर्स तो चाहते हैं सब कुछ सीखने के लिए। अगर हमारे पास कुछ नया प्रोडक्ट आया है तो वो तो चाहते हैं कि सब कुछ डिसमेंटल करके देख लिया अंदर क्या क्या है, कैसे कि इन्होंने किया है। तो इंजीनियर्स में तो वो क्यूरियोसिटी हमेशा होती है। तो फिर इंजीनियर्स क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि इंजीनियर्स को ऑथोराइजेशन नहीं मिलता है। इंजीनियर का बॉस तो ब्यूरोक्रेट होता है, सरकारी बाबू। और सारा ऑथोराइजेशन, सारा अथॉरिटी उसके हाथ में होता है कि क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है। और ये ब्यूरोक्रेट्स में वो विजन नहीं होता है, उनमें वो ड्राइव नहीं होता है। मैं नहीं कह रहा कि सारे ब्यूरोक्रेट्स बुरे हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स वर्ल्ड क्लास लोग होते हैं, आई एम श्योर। लेकिन ओवरऑल एवरेज ब्यूरोक्रेट ऐसा होता है जिसमें कोई ऐसा एस्पिरेशन, एम्बिशन कुछ नहीं होता है। और पॉलिटिशियंस में भी सारे पॉलिटिशियंस ऐसे नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन एवरेज पॉलिटिशियन ऐसा होता है कि भाई क्या करना है, इंपोर्ट कर लेंगे, क्यों ये सब करना है आपको। तो ये इशू है भारत में। 3-4 पॉइंट्स हमने टच किया है और बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स है। एक तो मैं ये, जैसे हमने ये डिफेंस इक्विपमेंट की हमने बात की, तो जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारे कुछ इंडिजिनस सिस्टम्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म किए इंडियन आर्मी के। जी हाँ। वहीं पर कुछ रिपोर्ट्स आती हैं कि जो चाइनीज़ डिफेंस इक्विपमेंट सिस्टम्स हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान भी नहीं चाहता है कि वो चाइनीज़ सिस्टम्स पर अब रिलाई करे, वो रशियंस चाहता है। तो क्या चाइनीज़ डिफेंस सिस्टम अभी प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए टेस्टेड नहीं है? पहली बात यह है कि चाइना ने लास्ट जो युद्ध में पार्टिसिपेट किया था वो 1979 में था। 1979 के बाद चाइना ने कभी कोई युद्ध किया ही नहीं है। और वो 1979 में उन्होंने वियतनाम पर आक्रमण किया था, छोटा सा वियतनाम, और वो हार गए थे। तो 1979 में लास्ट वॉर था जो चाइना हार गया। उसके बाद से चाइना ने कभी कुछ वॉर किया नहीं है। तो उनका जो मिलिट्री है वो बैटल टेस्टेड मिलिट्री नहीं है। ओके, इट इज़ अ इनएक्सपीरियंस मिलिट्री फ्रॉम अ वॉर परस्पेक्टिव। दूसरी बात है कि चाइनीज टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस्ड है, एज वी नो, एज फार एज वी अंडरस्टैंड, ठीक है। और उन्होंने रेडार्स बेचे हैं पाकिस्तान को, उन्होंने कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स, ग्राउंड टू एयर मिसाइल व्हाटएवर, वो बेचे हैं पाकिस्तान को। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनके रेडार्स नष्ट कर दिए, वो चाइनीज रेडार्स, और कुछ मिसाइल्स उनके विफल हुए, राइट? ये हम जानते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? क्या चाइनीज सिस्टम्स अच्छे नहीं है? दैट्स द क्वेश्चन। अभी लेट्स गो बैक लास्ट ईयर ओनली, 2025 में 12 दिन का युद्ध हुआ था बिटवीन इजराइल एंड ईरान। उसमें इजराइल ने काफ़ी सारे एयर स्ट्राइक्स किए ईरान के ऊपर। पूरा इजराइल से उड़ के आया उनके एयरक्राफ्ट, ईरान के ऊपर उड़े, फिर उन्होंने एयर स्ट्राइक किए। उसके रिस्पॉन्स में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए इजराइल के ऊपर, और कुछ जगह पे नष्ट किया उन्होंने टारगेट्स को, और बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो गए। और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स उन्होंने लॉन्च किए थे, उनके जो वॉर हेड्स थे काफ़ी वीक थे, एक्सप्लोजन्स बड़े नहीं थे। और फिर इवेंचुअली डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्दो और नातांज जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है उन पे हैवी बॉम्बार्डमेंट किया। तो एसेंशियली 2025 में ईरान वॉर हार गया, और ऐसा हमें लगा। ओके, तो पूरे विश्व ने एक कंक्लूजन निकाला कि ईरान कैपेबिलिटीज़ आर वेरी पुअर, वेरी मीडियोकर। उनके बैलिस्टिक मिसाइल स्लो है, अच्छे नहीं है, ज़्यादा पावर नहीं है उनके वॉरहेड्स में, और उनके एयर डिफेंसेस इनफेक्टिव है। दिस वाज द कंक्लूजन फ्रॉम 2025। अभी इस साल जो वॉर हुआ उसमें पूरा अलग ही पिक्चर निकला कि ईरान अपनी कैपेबिलिटीज़ छुपा रहा था।
और इजराइल को पूरी तरह से ध्वस्त किया है उन्होंने, और यूएस को भी हरा दिया है। टुडे ईरान इज द विनर ऑफ द वॉर। डोनाल्ड ट्रम्प ने अलेजेडली कुछ MOU साइन किया है, विच इज काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन फॉर हिम। ओके, तो ईरान ने यूएस और इजराइल के कॉम्बिनेशन को हरा दिया। तो लास्ट ईयर दे वर हाइडिंग देयर कैपेबिलिटीज। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि चाइना अपने कैपेबिलिटीज हाइड कर रहा है। वी शुड नॉट डिस्काउंट दैट पॉसिबिलिटी। ओके, चाइना ने जो रेडार्स और वेपन्स पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किए, वो डेफिनेटली एक्सपोर्ट वर्जन्स होंगे, वो फुल वर्जन्स नहीं होंगे। सो इट्स पॉसिबल चाइना हैज बेटर वर्जन्स इन इट्स ओन इन्वेंटोरी। तो मैं कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि चाइनीज़ माल बुरा है। वो पाकिस्तान को जो उन्होंने बेचा, मे बी वो इन्फीरियर माल था। और इंडिया तो अपने बेटर वर्जन से ही लड़े। हम तो फुल वर्जन से लड़ रहे थे, राइट? तो ऑब्वियसली हमने पूरा टैक्टिकल विक्ट्री हासिल किया वो 3 दिन वॉर में, ऑपरेशन सिंदूर में, और फिर वो बंद हो गया, सीज फायर हो गया, व्हाटएवर। तो मैं उस 3 दिन में जो एक्शन हुआ उसके बेसिस पर कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहूँगा अबाउट चाइनीज कैपेबिलिटीज। आई थिंक वी शुड टेक चाइना वेरी सीरियसली। उसको अंडर एस्टिमेट करना अच्छी बात नहीं है, डेंजरस चीज़ है। और इसमें चाइना से जो हम सीख सकते हैं और उसके पीछे का मैं रीज़न भी जानना चाहूँगा, मे बी आपकी उस पर इंसाइट हो। जैसे हमने अभी भी देखा कि इनफैक्ट चाइना इतना ग्रो करने के बाद भी चाइना के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स US जाते हैं। जी हाँ। जबकि US को वो भी इंटरनली, भले आउटवर्डली वो एक फ्रेंडली नेशन की तरह वो ट्रीट करते हैं, लेकिन इनवर्डली वो भी प्रिपेयर्ड है, वो उन्हीं से कम्पीट कर रहे हैं। US चाइना सिंगापुर भेजता है और भी डिफरेंट कंट्रीज़ में भेजता है। उसके पहले भी हमने देखा, आपने बताया कि चाइना रशिया से ख़रीद रहा है, उसको रिवर्स इंजीनियर कर रहा है, दुनिया से दूसरी चीज़ लेके आ रहा है, वो माइक्रोसॉफ्ट के भी सॉफ्टवेयर्स की चिप कॉपी बना रहा है, मतलब एवरीथिंग इज़ ट्राइंग। और चाइना ये आज हम देख रहे हैं, बट हम इसको पास्ट कई हज़ारों वर्षों से देख रहे हैं कि वो इंडिया भी आते थे, इंडिया से भी सीखते थे, बुद्धिज़्म ही ऐसे गया। तो इट इज़ इन देयर DNA लर्निंग। तो अगर हम क्या है कि हम अभी विश्वगुरु माइंडसेट में फंसे हुए हैं, और वो क्या है कि वो लर्निंग माइंडसेट में ही है तब से 2-3 हज़ार साल से। तो क्या आप कुछ कल्चरल कुछ आप कनेक्ट कर पाते हो कि ऐसे क्या कल्चरल रूट्स हो सकते हैं, क्या ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि दे आर नॉट शाइंग अवे फ्रॉम लर्निंग फ्रॉम अदर्स? तो आज का भारत लेट्स से लो स्टैंडर्ड्स वाला, थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड्स का कंट्री है, और आज का चाइना अपने स्टैंडर्ड्स कंटिन्यूसली इंप्रूव कर रहा है। ये क्या कल्चरल चीज़ है? Is it a manifestation of the deep culture of both nations? ये प्रश्न है। तो थोड़ा एग्जामिन करते हैं इसको। भारत का कल्चर बहुत ही पुराना है। हमारा इतिहास कम से कम 10,000 साल पुराना है। फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड वी नो दैट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी, कल्चरल कंटिन्यूटी लगभग 10,000 साल की है भारत में। चाइनीज सिविलाइजेशन 3, 4, 5,000 साल पुराना है। ओके, क्या उनका कल्चर हमसे सुपीरियर है? क्या उनका कल्चर ऐसा है कि वो कंटिन्यूसली इंप्रूव करेंगे और हमारा कल्चर है कि हम मीडियोकर रहेंगे? नहीं। आज हम अपने कल्चर से दूर चले गए हैं। आज जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, ये सब इंफीरियर कॉपीज ऑफ वेस्टर्न मॉडल्स है। ओके, हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है, दिस डेमोक्रेटिक बाइकैमरल लेजिस्लेचर एंड ऑल, ये सब बाहर से आया है। हमने इंफीरियर थर्ड रेट चीज़ें लेकर हम अपने ऊपर इम्पोज की है। ओके, ये जो वेस्टमिंस्टर सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी जो है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, दिस इवॉल्व्ड ओवर 1,000 years ऑन अ स्मॉल आइलैंड इन द अटलांटिक ओशन, इंग्लैंड। उसको हमने एक सब कॉन्टिनेंट स्केल नेशन के ऊपर इम्पोज किया है। इट्स द वर्स्ट सिस्टम। इससे अच्छा होता हमने प्रेसिडेंशियल सिस्टम लिया होता। तो सबसे पहली बात यह है कि हमने ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम को कंटिन्यू किया आफ्टर 1947, कुछ भी चेंज नहीं किया। वही एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रखी हमने, वही एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यू। आज हमें एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर साइंस वो सब पढ़ाते हैं, लेकिन किस पद्धति से? 19th सेंचुरी कॉलोनियल स्टाइल में पढ़ाते हैं। रट्टा मारो, कुछ समझो मत। सिर्फ हम आपको कहेंगे कि आपको क्या सोचना है, हम आपको नहीं सिखाएंगे कैसे सोचना है। हम आपको कहेंगे क्या आपको सोचना है और क्या नहीं सोचोगे आप। हम लोग खुद सीखते थे कि माउस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन लिखो। हाँ बस। लेट्स से अगर आपको कंप्यूटर साइंस लिखना है तो आपको ऐसे लिखने होंगे एग्जाम में। आपको प्रोग्रामिंग नहीं करना है, ऐसे लिखने हैं आपको एग्जाम में। अगर आपको स्पोर्ट्स सीखना है, आपको अगर स्पोर्ट्स में मास्टर्स डिग्री चाहिए फुटबॉल में, आपको ऐसे लिखने होंगे फुटबॉल के ऊपर, आपको जाके खेलना नहीं होगा। ये सिस्टम है भारत में, ये सिस्टम है इन्फीरियर मीडियोकर सिस्टम है भारत में। ये हमारा कल्चर नहीं है जी। दिस इज नॉट अवर कल्चर।
आवर कल्चर वाज कल्चर ऑफ एक्सेलेंस। हमारा फील्ड था हमारा। यस, हमने इन्वेंट किया एजुकेशन को, हमने पूरे विश्व को दिखाया एजुकेशन क्या होता है। हमने विश्वविद्यालय सबसे पहले स्थापित किए हजारों वर्ष पहले, बाकी फिर दुनिया पिछले 500 साल में हमसे सीखी है। ओके तो हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स वाला कल्चर है। आज जो सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल हमारे कल्चर से विपरीत है। ओके और चाइना वेस्ट को कॉपी कर रहा है, चाइना यूएस को कॉपी कर रहा है। चाइना एडमायर्स द यूएस, ऑल्सो कम्पीट्स विद द यूएस। तो यूएस ने जो भी किया है उसको चाइना एम्यूलेट कर रहा है आज, और इसलिए उनका इम्प्रूवमेंट का पेस काफ़ी रैपिड है। और हमने बस यही सिस्टम रखा है, और इस सिस्टम को ये सिस्टम जो है वो आज के पॉलिटिशियंस को सर्व करता है, क्योंकि वो इसी सिस्टम से ऊपर आए हैं। तो वो क्यों चेंज करेंगे उसको? उस दलदल में हम फंसे हुए हैं इस समय। दिस इज नथिंग टू डू विद इंडियन कल्चर। आज हम अपने कल्चर से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारा कल्चर पढ़ाया ही नहीं जाता। आज के जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है उनका कल्चर क्या है। वो हमारे कल्चर को फ्रॉम वेस्टर्न लेंसेज देखते हैं कि ये रामायण क्या होती है, व्हाट इज महाभारता, ये सब आज ये हो रहा है। आज रील्स कल्चर है, आज डेटिंग कल्चर है, आज पता नहीं क्या क्या कल्चर है। दिस इज नॉट भारतीय कल्चर एट ऑल। तो ये कल्चरल इशू नहीं है, ये इशू है ऑफ द फॉरेन कॉलोनियल सिस्टम दैट हैज बीन फोर्सिबली प्लेस्ड अपॉन इंडिया, और आज पूरा हर जगह फैल गया है। आज देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, चीन में पढ़ाई सिर्फ चीनी भाषा में होती है। क्वांटम मैकेनिक्स चाइनीज में पढ़ाएंगे, एस्ट्रोफिजिक्स चाइनीज में पढ़ाएंगे, कंप्यूटर साइंस चाइनीज में पढ़ाएंगे, सब कुछ चाइनीज में ही पढ़ाएंगे। जर्मनी में हर चीज जर्मन में पढ़ाई जाती है, फ्रांस में हर चीज फ्रेंच में पढ़ाई जाती है, जापान में हर चीज जापानीज में होती है, कोरिया में हर चीज कोरियन में पढ़ाई जाती है। सिर्फ भारत में एक फॉरेन लैंग्वेज को हम इंपोज कर रहे हैं अपने बच्चों पे। तो आप एक छोटे बच्चे हो, पहले तो आपको एक विदेशी भाषा सीखनी पड़ेगी, और फिर उसमें आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, वो भी डिस्टॉर्टेड ज्ञान। तो इससे मेंटल कॉलोनाइजेशन होता है, इससे इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स आता है, उससे आप कोई भी एक भाषा एक्सेलेंस से बोल भी नहीं सकते हो। आज क्या है, इंग्लिश निकल के आ रहा है। इट इज़ अ मॉन्ग्रल पिजिन लैंग्वेज, और जो लोग इंग्लिश बोलते हैं वो ना तो अपनी भाषा हिंदी ठीक से बोलते हैं, ना तो इंग्लिश ठीक से बोलते हैं। उनमें कोई एक्सेलेंस है ही नहीं। हमने ये इंफीरियर सिस्टम अडॉप्ट किए, इसीलिए भारत में हर जगह इंफीरियोरिटी कम्प्लेक्स है और मीडियोक्रिटी है। जो अंग्रेजी भाषा है, सैडली मैं अंग्रेजी भाषा अपनी नेटिव भाषाओं से ज़्यादा अच्छी बोलता हूँ, बिकॉज आई एम मेंटली कॉलोनाइज्ड बिकॉज ऑफ द सिस्टम। तो ये चीज़ हमें चेंज करनी है, लेकिन आज तो हम इंग्लिश को और प्रोत्साहित कर रहे हैं। ओह, इट इज़ प्रोग्रेस, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस एंड प्रोग्रेस। आर यू पीपल क्रेजी? ये बात है, हम मेंटली ब्रेन वॉश्ड है कि अगर इंग्लिश नहीं बोलेगी तो प्रोग्रेस कैसे होगा, अगर इंग्लिश नहीं बोलेगी तो साइंस कैसे सीखेंगे हम। अगर इंग्लिश, देखिए 20वीं शताब्दी की 2 सबसे बड़ी साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज क्या है? एक तो है क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरी है जनरल रिलेटिविटी। जीपीएस आज जनरल रिलेटिविटी हमारे पास है, विदाउट जनरल रिलेटिविटी इट विल नॉट वर्क। आज जो भी टेक्नोलॉजी हम इस समय उपयोग कर रहे हैं, विदाउट क्वांटम मैकेनिक्स इट विल नॉट वर्क। क्या जिन लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप किया वो अंग्रेजी बोलते थे? क्या आइंस्टाइन अंग्रेज थे? क्या नील्स बोहर अंग्रेज थे? क्या श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग अंग्रेज थे? कोई अंग्रेज नहीं था। सारे के सारे पेपर्स जर्मन और फ्रेंच में और इटालियन में लिखे गए, विदाउट इंग्लिश एडवांटेज। ओके, रिलेटिविटी फिर से जर्मन में लिखा गया, किधर है इंग्लिश एडवांटेज? ये हमारे लोगों के मन में भ्रम है कि अंग्रेजी बोलेंगे और अंग्रेजी में पढ़ेंगे तभी प्रोग्रेस होगा। तो हमें इस चीज़ को रिप्लेस करना है, लेकिन कोई रिप्लेस नहीं कर रहा है। इसीलिए भारत में ये सब मीडियोक्रिटी वाला और इंफीरियोरिटी वाला सिस्टम है। दैट्स द रूट कॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। इसको अगर हम चेंज करेंगे, रिफॉर्म करेंगे, तो भारत का प्रोग्रेस बहुत रैपिड होगा। इनफैक्ट हम ये मतलब कह सकते हैं कि कल्चर नहीं, केवल कल्चरल प्राइड रह गया है। हाँ, क्योंकि अगर आप लैंग्वेज की भी बात करेंगे तो अगर हम कल्चर पे जाएं, कल्चर का सबसे बेडरॉक है लैंग्वेज। बिल्कुल। तो वो चाइना तो मैंडरिन पे पूरा, इनफैक्ट अगर चाइना में स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं तो दे आर ट्रेंड इन मैंडरिन फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लैंग्वेज में आके हम एडजस्ट करेंगे, आप एडजस्ट करो। बिल्कुल, हम हर जगह एडजस्ट कर लेते हैं अपने स्टैंडर्ड्स लोअर करके। ये प्रॉब्लम है भारत में। जब तक ये सब चीज़ें एड्रेस नहीं होगी, हम चाइना से कम्पीट नहीं कर सकते। ये सीधी बात है। अभिजीत जी, इसमें जो हम सोल्यूशन की तरफ अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें होंगी तो मैं ज़रूर पूछूंगा। जैसे हमने बताया कि हमें चीज़ें सॉल्व करनी है,
और अभी हमने ब्यूरोक्रेसी की बात की थी, तो मैं भी एक दिन सोच रहा था, मैं तो इनफैक्ट एक दिन सोच रहा था कि कुछ हम हाइपर क्वेस्ट पर सीरीज़ करें, 5 रील 10 रील की, जितना मेरी कैपेसिटी है, कि जहाँ पर हम ठीक है प्रॉब्लम्स तो हम डिस्कस करते ही हैं, सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर्स, हम जैसे पंचवर्षीय योजना चलती है, तो फ्रॉम अ कंटेंट क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव जो जितना मुझे नॉलेज है क्या कर सकते हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑफ द थॉट्स मेरे पास ये आया, क्योंकि मैं भी टीम रन करता हूँ 15 लोगों की, तो थोड़ा कहीं ना कहीं वो सिस्टम आता है कि कैसे परफॉर्मेंस आती है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि काम एस्पिरेशन से ही होता है। एस्पिरेशंस क्या हो सकती हैं? ज़्यादा पैसा हो सकता है। एक ब्यूरोक्रेट अगर काम नहीं कर रहा है तो मे भी उसकी एस्पिरेशंस लिमिटेड होंगी कि अब इससे ज़्यादा मुझे मिलना नहीं है, इससे ज़्यादा प्रमोशन मुझे मिलना नहीं है, और अगर मुझे कुछ लाइफ में अलग करना है तो मुझे जॉब छोड़नी ही होगी। तो अगर जॉब में रहकर कुछ बहुत बड़ा करना है देश के लिए, तो वो उतना उसके लिए ROI नहीं है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनमें इंसेंटिव्स हैं, उनके पास एस्पिरेशन इतनी बड़ी है कि वो CCP के मेंबर्स बन सकते हैं। इनफैक्ट हम यही देखते हैं कि चाइना की जो स्टेट ओन्ड कंपनीज़ हैं वो भारत की प्राइवेट कंपनीज से बहुत बड़ी हैं। भारत में स्टेट ओन्ड PSUs तो ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लग रहा है कि ओवरसीज़ कर रही हैं। बट अगर आप अफ्रीका चले जाएं या जहाँ जहाँ भी चाइना के मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टेट ओन्ड कंपनीज कर रहे हैं। इनफैक्ट अडानी उनसे लड़ रहे हैं एयरपोर्ट्स लेने के लिए, ये प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। तो कितनी ज़रूरत है आज भारत को कि जो भारत का, जैसे आपने बोला कि प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, मंत्री बदलते रहेंगे, लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं वो ब्यूरोक्रेट्स ही हैं। तो कितनी ज़रूरत है कि हम ब्यूरोक्रेट्स को इंसेंटिवाइज करें, हम उनकी परफॉर्मेंस बेस बोनसेस दें, या हम उनको टारगेट्स रखें। ये मिनिमम टारगेट्स पे तो आपका बेस सैलरी है, लेकिन इस टारगेट के आप ऊपर जाएंगे तो आपको इस तरह का प्रमोशन है, इस तरह का बोनस है। हमें क्योंकि आप ह्यूमन बिहेवियर्स को तो रशिया यहीं पर फेल भी हुआ था, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि रशियन इंडस्ट्रीज़ और चाइना भी शुरू में जो 20 साल फेल हुआ अपनी आज़ादी के बाद, उसमें भी रीज़न यही था कि उनके पास इंसेंटिव्स नहीं थे। किसान किसानी कर रहा है तो जितना आएगा उतना सरकार को दे देना है। लेकिन जब बाद में रिफॉर्म्स हुए तो ये हुआ कि सरकार को तो तुम्हें देना है, लेकिन उसके ऊपर तुम बना लिए तो तुम्हारा है। तो नाउ एक ये बढ़ गया कि मैं मेहनत करूँगा तो मुझे कुछ मिलेगा। तो ये सिस्टम भारत को क्यों आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट करने में क्या समस्या आ रही है? क्यों नहीं दिख रहा है कि जब आप प्राइवेट सेक्टर्स को अच्छे उससे देखते हो, कहीं ना कहीं आप प्राइवेट प्रैक्टिसेस को गवर्नमेंट जॉब्स में लेकर भी आ रहे हो, PSUs को भी स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हो, तो क्यों नहीं हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें ये परफॉर्मेंस एलिमेंट्स आना चाहिए जिससे कि हमारे काम तेज हो सके? जी, भारत में एक इशू है कि हम मेरिट को रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर किसी ने कुछ परफॉर्म किया है तो उसको रिकग्निशन नहीं मिलता, उसको क्रेडिट नहीं मिलता। अगर मेरिट मतलब इक्वालिटी, एक्चुअली जो सबको सेम स्टार्टिंग पॉइंट दो और फिर कौन जितना आगे जाता है उसको रिवॉर्ड करो, ये पहली बात है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है भारत में कि इट कॉजेज डिविजन्स इन सोसाइटी। बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं भारत में कि मैंने इतने अच्छे मार्क्स निकाले एग्जाम में लेकिन मुझे सीट नहीं मिली, और जिसके पास मेरे से 25 कम मार्क्स है उसको मिल गई सीट। लोग छोड़ देंगे भारत को इसी कारण से, चले जाएंगे भारत से बाहर, क्रीम छोड़ देंगे। हाँ, क्रीम, द बेस्ट पीपल विल लीव इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ा सेंट्रल इशू है भारत में। लेकिन वोट्स तो रिजर्वेशन से मिलते हैं। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है कि आप अपीजमेंट करो, आप फ्रीबीज दो, तब आपको वोट मिलेंगे, तो फिर वही सिस्टम चलता रहेगा और मीडियोक्रिटी चलती रहेगी भारत में। तो ये बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात, आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की, ब्यूरोक्रेट्स में भी रिजर्वेशन होते हैं, तो वो भी उधर भी एप्लीकेबल है। नाउ सेकेंडली, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो किस प्रकार से सिलेक्ट होते हैं एज ब्यूरोक्रेट्स? वो IAS एग्जाम देके उसमें लंबे लंबे ऐसे लिखने पड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। क्यों ऐसा? क्यों? राइट? तो उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। टू फाइंड द राइट पीपल यू टू चेंज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, राइट? तीसरी बात यह है कि एक बार आप IAS ऑफिसर बन गए, आपके पास जीवन भर जॉब है। आपने जो कुछ भी किया, बुरे से बुरी चीज की, आपको सस्पेंड करेंगे 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए, आपको ट्रांसफर कर देंगे। आप कभी फायर नहीं हो सकते, आपकी जॉब कभी नहीं जाएगी। और क्यों नहीं जाएगी जी? अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो, आपने कोई बड़ी गलती कर दिया, फिर कुछ खराब गलत काम कर दिया, यू विल बी फायर्ड, आपका जॉब गया इफ यू डिजर्व इट। तो इस सेक्टर में क्यों नहीं है ऐसा? किसी के पास लाइफ लॉन्ग जॉब है तो फिर उसमें उसके पास क्या इंसेंटिव है कुछ करने का? बस साहब बन गए, बैठेंगे, अभी राज करेंगे। ये
बहुत लोगों में, बहुत ब्यूरोक्रेट्स में ऐसा एटीट्यूड होता है, सब में नहीं होता है, बहुत में होता है। और क्यों नहीं आप टेम्पररी रिक्रूटमेंट लाओ 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशंस, कि आप इस सेक्टर में स्पेशलिस्ट हो। लेट्स से आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, क्यों नहीं गवर्नमेंट उनको 3 साल का या 5 years का कमीशन दे एट हाई पे, सो दैट वो अपनी स्पेशलिटी, अपनी एक्सपर्टीज ट्रांसफर करे टू अदर ब्यूरोक्रेट्स। तो ऐसे सारे स्कीम्स क्यों नहीं है भारत में? व्हाई डोंट वी प्रोफेशनलाइज द सर्विस? ये इश्यूज है। डेमोक्रेसी रहते तो हमारे लिए नहीं, डेमोक्रेसी में पॉसिबल है ये सब, सिर्फ रूल्स चेंज करने हैं, आपको लॉज चेंज करने हैं। डेमोक्रेसी में क्यों नहीं पॉसिबल? छोटा सा चेंज हमने ट्राई किया था कि हम टीचर्स की जीपीएस लोकेशन रखेंगे जस्ट टू असेस देयर अटेंडेंस। नहीं ये सब थोड़ी चलेगा। नहीं चल बे। तो उसकी बर्बादी हो गई। आप कह रहे हैं कि 5 साल के लिए आईएएस लेंगे, पूरा वो कोई किसी हिम्मत नहीं होगी किसी पार्टी की ऐसे चीजों पे बात करने की। तो यही तो फ्लॉ है बेसिक हमारे पॉलिटिक्स। इसीलिए हमें अशोक मौर्य चाहिए, इसीलिए हमें कनिष्क चाहिए। सबको सीधा कर देंगे एक दिन में, सबको सीधा कर देंगे। तो ये प्रॉब्लम है भारत में। देखिए, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज है जिसके कारण हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत लो रहते हैं। और एक और चीज है जो कोई बात नहीं करता, क्या करप्शन इशू नहीं है भारत में? करप्शन के बारे में तो कोई बोलेगा ही नहीं। करप्शन इज द सेंट्रल प्रॉब्लम अलेजिडली भारत में। अगर हमने उस चीज के ऊपर युद्ध नहीं छेड़ा तो भारत कभी सुधरेगा नहीं। इनफैक्ट मैं पता नहीं है कंट्रोवर्शियल होगा क्या होगा, विकिपीडिया का ये डेटा है, मेरा नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी चीफ जस्टिसेस रहे हैं आज तक हिस्ट्री में वो केवल 200 फैमिलीज से हैं। अच्छा, ये मुझे पता नहीं है, बट ओके। तो इट वाज शॉकिंग टू मी अच्छा, कि भारत की केवल 200 फैमिलीज से ही भारत के सारे चीफ जस्टिस आए हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब ये हो सकता है विकिपीडिया का डिस्टॉर्टेड डेटा भी हो, तो बट ये ऐसा डेटा मैंने पढ़ा था। तो इट्स वेरी सैड। इसको बोलते हैं अंकल सिंड्रोम कुछ करके। अच्छा, कि मेरा भतीजा ही जज बनेगा। अच्छा, ऐसा कुछ अंकल सिंड्रोम। तो ये सब इश्यूज हैं क्योंकि आप यहाँ मेरिटोक्रेसी को आप की हत्या ही कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आप अपने परिवार में इस तरह से। एक और इशू, क्या ये कल्चरल की बात हो रही थी कि हम अमीरों को बहुत गंदी नज़र से देखते हैं इंडिया से। जैसे हम ट्रम्प को देखते हैं तो वो मार्क जकरबर्ग, इलॉन मस्क, सुंदर पिचाई और सबको लेके चाइना पहुंच जाते हैं। बट मोदी जी अडानी को लेके नहीं कहीं जा सकते, अंबानी को लेके नहीं जा सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में कि हम सब कोई कैपिटलिज्म अंदर से तो चाहता है, सब कोई अमीर बनना चाहता है और अपने टैलेंट के लिए उतना पैसा भी चाहता है, लेकिन बाहर से एक हमारा एक झूठा जो एक चेहरा रहता है कि इसका कारण क्या है? समझते हैं कि ऐसा भारत के लोग कितने इतने सस्पिशियस क्यों हैं कि अगर किसी के पास पैसा है तो उसने कुछ गलत किया होगा, कि वो बुरा आदमी है। ऐसा क्यों है? जरा समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 1000 वर्ष से भारत फॉरेन ऑक्यूपेशन में रहा लगभग। ओके, पूरा का पूरा भारत नहीं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्ट्स ऑफ भारत वेर अंडर फॉरेन ऑक्यूपेशन। पहले तुर्कों ने फॉरेन ऑक्यूपेशन किया भारत पे। शुरुआत हुई गांधार में, उसको अफगानिस्तान बना दिया उन्होंने। ठीक है, वो भारत का पहला हिस्सा था जो गिरा। फिर धीरे धीरे वो आए साउथ, ईस्ट, और फिर लगभग 1500 के आसपास दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने वो जो भी मुगल किंगडम बनाया, लोधी वोदी, रजिया, इल्तुतमिश, ये सब आए तुर्क, उन्होंने राज किया भारत पे। फिर औरंगजेब आए और पूरा का पूरा भारत उन्होंने खा लिया। तो इस समय में पिछले और उसके बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने पूरे भारत पर राज किया इवेंचुअली। तो ये पिछले 1000 वर्ष जो है, जिसको कहते हैं मिलेनियम ऑफ ह्यूमिलिएशन, उस पीरियड में, वो बहुत लंबा पीरियड है बाय द वे, 1000 वर्ष बहुत लंबा होता है, कितने जनरेशंस आ गए भारतीयों के। तो उस पीरियड में अगर कोई भारतीय अमीर होता तो उसका मतलब क्या होता कि ही इज कोऑपरेटिंग विद द फॉरेन ऑक्यूपायर्स। वो गलत काम कर रहे हैं तभी वो अमीर हुआ है। वोट लेकिन आप अगर उस समय अमीर हुए तो आपने उनके साथ कोलैबोरेशन किया ही होगा। You are a collaborator with the foreign occupiers. आप without doing that you can never become rich. अगर whether it is a Mughal period or Turkic period or British period, जो ब्रिटिश समय में जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कैसे अमीर हुए? By serving the British. ब्रिटिश क्या कर रहे थे? हमारे लोगों की हत्या कर रहे थे। Hundreds of artificial famines भारत में, hundreds of millions of Indians were killed by the British. Okay? और उस समय आप अमीर बन रहे हो,
आप अमीर बन रहे हो इसका मतलब ये कि आप उनकी सेवा कर रहे सेवा हो, कर यू आर कोऑपरेटिंग विद देम। तो पिछले 1000 वर्ष में अमीर बनने का एक ही तरीका था भारत में, टू कोऑपरेट विद द एनिमीज ऑफ भारत। ओके, तो ये माइंडसेट घुस गया है हमारे अंदर कि अगर कोई अमीर बना, और फिर 1947 के बाद सोशलिज्म का समय आ गया कि भाई गरीबी 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 रखो, हर पूरे भारत को गरीबी रखो। लेकिन कुछ लोग अमीर बन गए। ये कैसे बन गए अमीर? हर कोई जानता है कैसे अमीर बने। तो इसलिए इतना बड़ा सस्पिशन है भारतीय लोगों के मन में कि अगर कोई अमीर है तो उसने कुछ गलत ही किया होगा। वो सस्पिशन जाने में समय लगेगा। ये प्रॉब्लम है। गरीब अच्छे होते हैं ऐसा। और दूसरा सोशलिज्म वाला माइंडसेट है कि भाई गरीबी अच्छी है, आप अगर गरीब हो तो आप ईमानदार हो। ये सब अभी माइंडसेट समझ रहे हैं क्यों ऐसा है कि गरीब है इसीलिए ईमानदार है, तभी गरीब है। क्योंकि अगर आप ईमानदार नहीं हो तो आप पैसे वाले बन सकते हो। तो ये प्रॉब्लम है भारत में। तो हमें करप्शन को हटाना पड़ेगा भारत से, और ये सारे जो विकृत सिस्टम्स है उनको निकालना पड़ेगा भारत से। फिर कोई देखेगा नहीं अमीरी को उस तरह से। अब जी एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की कि मोस्टली मैंने देखा है कि चाइना मोस्टली अपनी स्ट्रेंथ्स पे बहुत खेलता है। जैसे कि अननेसेसरी, जैसे हम क्रिकेट को डोमिनेट किए। क्रिकेट इज़ नॉट आवर गेम अगर हम देखें तो, बट ठीक है, हमने ये दिखाया कि हमारे अंदर इतना तो टैलेंट है कि अगर हम कोई नई चीज़ पर हाथ लगाते हैं तो 30-40 साल में हम उसमें बेस्ट कर सकते हैं। क्रिकेट ने इतना शो किया, मैं इसलिए क्रिकेट को इतना क्रेडिट देता हूँ कि किसी नई चीज़ में भारत बहुत नीचे से बहुत ऊपर जाके दिखाया। बट हम नहीं देखते हैं कि चाइना फुटबॉल में, क्रिकेट में, या फॉर दैट से कोई ऐसा मेन स्ट्रीम गेम है जिसमें वो बहुत अच्छा कर रहा हो या करने की कोशिश कर रहा हो। वो अपना जो उनका ट्रेडिशनल गेम है या जो ओलंपिक्स है वहाँ पर उनकी वो दिखाते हैं। और वहाँ से भी हम कह सकते हैं कि भले हम सोशल मीडिया पे उनके टूटते घर और स्लम्स देख लें, लेकिन ओलंपिक्स में वो प्रूव कर ही देते हैं कि एटलीस्ट दे हैव सम ऑफ द फिटेस्ट एथलीट्स। और वो अब उसके पीछे वो उनकी जो भी स्पोर्ट्स की पॉलिसीज़ हों। तो क्या हमें चाइना से सीखना चाहिए कि अपनी स्ट्रेंथ्स पर भी हमें कैपिटलाइज करना चाहिए? जैसे अभी योगा एक ओलंपिक्स या उस तरह का कुछ इवेंट हुआ, उसमें इंडिया ने बहुत ढेर सारे मेडल्स लाए। तो हमें जो हमारी इंडिजिनस चीज़ें हैं उनको ग्लोब पे ले जाके, जैसे कबड्डी में हम नहीं हारते, ईरान से कभी कभी हमारा फाइनल हो जाता है, बट उसमें भी हम डोमिनेट करते हैं। तो कुछ ऐसे जो इंडिजिनस चीज़ें हैं उनको हम ग्लोबलाइज करके, क्योंकि वो अगर एक्सेप्टेंस में आएंगी, जैसे एक वीडियो में देख रहा था स्पेन में या स्वीडन में जो गिल्ली डंडा हम खेलते थे ना, उसके कॉम्पिटिशन्स होने लगे। अच्छा, अब वो ओलंपिक्स में ऐसी चीज़ें आएंगी तो भारत तो हज़ारों वर्षों से खेल रहा है। तो हमें क्या ये भी एक अपनी पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनाना चाहिए कि जो हमारी इंडिजिनस चीज़ें, जिसमें हम सच में अभी यूएस और इंडिया जो मॉडर्न डेवलपमेंट के जो फैक्टर्स हैं उन पर हम compete करने जाते हैं तो ऑब्वियसली हम पीछे, हम उस पर कैचअप कर रहे हैं। बट बहुत सी ऐसी फील्ड हैं जैसे योगा है या कुछ स्पिरिचुअल मेडिटेशंस है, तो उसमें बहुत आगे हैं। इनफैक्ट वो उस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को और थोड़ा इन्फोर्स करना चाहिए ग्लोबल लेवल पे। इनफैक्ट इस पर इंडिजिनस रिसर्च करके हमें प्रूव करना चाहिए कि ये चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि अगर ये चीज़ें एक्सेप्ट होंगी तो इंडिया इसमें पहले से ही वो फर्स्ट पोजीशन पे रहेगा। तो क्या करना चाहिए भारत को? भारत के पास बहुत सारी स्ट्रेंथ्स है। जो स्ट्रेंथ्स जो हमारी है वो हमारा हेरिटेज है, कल्चरल हेरिटेज, सिविलाइजेशनल हेरिटेज। फॉर एग्जांपल आयुर्वेद, योग, हमारे इंडिजिनस मार्शल आर्ट्स और बहुत सारी चीज़ें, हमारे टूरिज्म स्पॉट्स। एसेंशियली भारत के पास सारे इंग्रेडिएंट्स है टू बिकम अ ग्लोबल टूरिज्म सुपर पावर, कल्चरल सुपर पावर। लेकिन हम उन स्ट्रेंथ्स के ऊपर प्ले नहीं करते। चाइना कर रहा है। चाइना के पास जो भी हेरिटेज स्पॉट्स है, हेरिटेज एरियाज है, टूरिज्म एरियाज है, उनको बहुत बहुत प्रोत्साहित कर रहा है, उसको बहुत प्रमोट कर रहा है। चाइना के पास वुशु है, चाइना के पास कुंग फू है जो भारत से आया बाय द वे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको ग्लोबल लेवल पर वो पहुंचा चुका है। ओके, और आप देखेंगे कि कोई भी वुशु को डिस्टॉर्ट नहीं करता वेस्ट में, कोई भी कुंग-फू को डिस्टॉर्ट नहीं करता वेस्ट में। कुंग-फू के 5-6 स्टाइल से उन्हीं को प्रॉपरली फॉलो करते। योग को देखिए, ड्रंक योगा, गोट योगा, हॉट योगा, पावर योगा, स्मोकिंग योगा, सिगार योगा, पता नहीं क्या क्या योगा, हर चीज़ को डिस्टॉर्ट कर रहा है वेस्ट। तो चाइना का कुछ डिस्टॉर्ट क्यों नहीं हो रहा है और भारत का सब कुछ क्यों डिस्टॉर्ट हो रहा है? हमने वर्ल्ड योगा डे एस्टैब्लिश कर दिया, ग्रेट। उसके बाद क्या किया हमने? चाइना में जो कुंग-फू है वो भारत से आया लगभग 2000 साल पहले, ठीक है।
वो डिस्टॉर्ट क्यों नहीं होता वेस्ट में? क्योंकि चाइना के पास एक इंस्टीट्यूशन है जो डिसाइड करता है व्हाट इज कुंग फू एंड व्हाट इज नॉट कुंग फू। उस इंस्टीट्यूशन का नाम है शाओलिन टेम्पल, एक धार्मिक टेम्पल है वो। वहाँ पे कुंग फू का सबसे पहले टीचिंग हुआ था बाय बोधिधर्मा, जो एक भारतीय मंक थे, और वो लगभग 1,500-2,000 साल पुराना इंस्टीट्यूशन है, नॉट 2,000 लेकिन लगभग। तो जो शाओलिन टेम्पल कहता है कि दिस इज कुंग फू, तो वही कुंग फू होता है। और कोई कुछ और करता है तो वो कुंग फू नहीं है, वो शाओलिन टेम्पल बोलेगा। तो शाओलिन टेम्पल इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ व्हाट इज कुंग फू। भारत में योगा के बारे में ऐसा कोई अथॉरिटी है ही नहीं, हमने कोई योगा स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट बनाया ही नहीं है। तो हम बस सब कुछ स्लोगन के नाम पे करते हैं, स्लोगन, ठीक है, वर्ल्ड योगा डे हो गया, बहुत अच्छा। उसके बाद आपने कुछ किया टू रिक्लेम योगा एंड मेक इंडिया द अथॉरिटी, फाइनल अथॉरिटी इन योगा? कुछ नहीं किया। ये कोई मुश्किल चीज़ है क्या ये करना? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन हम नहीं करते। टूरिज्म की बात देखिए, हमारे पास कितने महान अच्छे पुराने टूरिज्म स्पॉट्स है। यूएस में 150 साल पुरानी चीज़ को टूरिज्म स्पॉट बनाते हैं, हिस्टोरिकल स्पॉट बनाते हैं वो, और पैसे चार्ज करते हैं एंट्री के लिए। भारत के पास तो हज़ारों वर्ष पुरानी टेम्पल्स है, महल है, पैलेसेस है, एरियाज है, हम उनको बिल्कुल ऐसे ही टूटी फूटी अवस्था में रखते हैं। हमारे पास कितने अलग अलग प्रकार के बहुत ही अच्छे अच्छे डांसेस है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है, मणिपुरी है, कथक है, क्या कुछ नहीं है? क्यों नहीं हम इन सारे अलग अलग आर्ट्स के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं बनाते हर स्टेट में? ओके, हमारे पास दुनिया का सबसे पुराना और महान म्यूजिक ट्रेडिशन है, क्लासिकल म्यूजिक, रागस। क्यों नहीं हमारे जो म्यूजिशियंस है, क्यों नहीं रागस को मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स पे प्ले करते? पूरा विश्व भर का इनोवेशन हो जाएगा। रागा म्यूजिक इज द मोस्ट प्रोफाउंड एंड मोस्ट मूविंग म्यूजिक इन द वर्ल्ड। आज किसी को पता ही नहीं राग क्या होता है भारत में। ये सब प्रॉब्लम्स है भारत में, और इनका सोल्यूशन इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट 10 वर्ष में हम एक ग्लोबल टूरिज्म और कल्चरल सुपर पावर बन सकते हैं अगर भारत की गवर्नमेंट्स में, लोकल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा सा विजन हो और इनिशिएटिव हो। चीन ये सब कर रहा है। चीन के पास जितनी भी स्ट्रेंथ्स है उन सब के ऊपर डबल डाउन कर रहा है चीन। और चीन का 3-4 हज़ार साल पुराना सिविलाइजेशन है, तो उनके पास स्ट्रेंथ्स बहुत सारी है। अब सोचिए हमारा सिविलाइजेशन 10,000 वर्ष पुराना है एटलीस्ट, हमारे कितनी स्ट्रेंथ्स है, लेकिन हम उन सब को फ्रिटर अवे कर रहे हैं। हमारा जो ASI है वो सिर्फ मुगल मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करता है। हमारे पास सरस्वती जो रिवर है, उसके ड्राई रिवर बेड है, उसके आसपास लगभग 2-3 हज़ार अनएक्सप्लोर्ड आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, उसको कभी एक्सप्लोर नहीं करेंगे। ये सब भी हमारा कल्चरल हेरिटेज है। तो दिस विल फर्दर शो द एंटिक्विटी ऑफ इंडिया। तो क्यों नहीं हम आयुर्वेद पे प्रॉपर रिसर्च करते हैं? आयुर्वेद में कितनी सारी औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, जो सिर्फ फोक मेडिसिन कही जाती है। क्यों नहीं हम उनके ऊपर मोलेकुलर एनालिसिस करते हैं और एक्चुअल जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, ब्राह्मी में कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, त्रिफल में कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एट्सेट्रा। क्यों नहीं ये सब करते हैं हम प्रॉपरली थ्रू 21st सेंचुरी साइंस कंबाइंड विथ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ इंडियन आयुर्वेदिक ट्रेडिशन? फिर और हमें वेस्ट से कोई एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, हमारे खुद के ही पब्लिकेशंस होने चाहिए जहाँ पे सब कुछ पब्लिश हो, और वेस्ट यहाँ पे आके पढ़ना चाहिए। ये सब क्यों नहीं इनिशिएटिव्स होते हैं? और हम अपने जर्नल्स बना सकते हैं, हम दूसरे जर्नल्स में जाके। दूसरा, आपने जैसे बोला आयुर्वेद में, अभी मैंने एक पॉडकास्ट किया था अश्वगंधा पर, उनकी रिसर्च है, काफ़ी अच्छे इंडियन साइंटिस्ट हैं और पेटेंट भी उन्होंने लिया है। अब आप देखिए कि अश्वगंधा पर उनका जो काम है वो वर्ल्ड WHO रिकॉग्नाइज्ड काम है। तो अगर आप अपने इंडिजिनस चीज़ों पर थोड़ा समय भी अगर दें कि हम रिसर्च करना शुरू करें, हो सकता है उसमें 50% चीज़ खराब भी होंगी, बाहर जाने दीजिए। कम से कम मुझे लग रहा है अभी इंडिया को, जो मैं कल भी सोच रहा था कि 20 साल इंडिया को अपनी जितनी भी इंडिजिनस चीज़ें हैं एटलीस्ट उन पर शोध करके फिल्टर आउट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि क्या हो रहा है कि हम ना शोध कर रहे हैं, हम केवल प्राइड लेते रहते हैं, उसका कोई हमें प्रैक्टिकल यूज़ भी नहीं दिखता है, तो हमारा सब कुछ खोखला हो जाता है। प्राइड हम कर रहे हैं आयुर्वेद पे, हम एलोपैथी रहे हैं, तो फिर हम आयुर्वेद को टेस्ट करके हटा देना, हम एलोपैथी की तरफ बढ़े।
ये बीच का जो आपने बोला दलदल, ये दलदल से निकलना है हमें। अगर हमें प्राइड लेना भी है तो ऑब्वियसली अगर हमारी 10,000 साल की सिविलाइजेशन है तो 10,000 साल में 100% चीज़ तो सही नहीं होंगी, क्योंकि 100% चीज़ सही है तो ये भी एक अलग टाइप ऑफ आप कह सकते हैं ब्रेन वॉश माइंडसेट है कि सब कुछ अच्छा है। लेकिन अगर हम सब कुछ अच्छा को लेकर केवल हम गर्व 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 प्राइड 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 करते रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी फील्ड है, अभी IKS का एक आया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम पर काम हो रहा है। नेक्स्ट 25 साल 20 साल थॉरली रिसर्च करके जितनी भी आउटडेटेड चीज़ें हटानी चाहिए, जितनी चीज़ें हमारे काम आ सकती हैं तो उसको आगे लेके उसको प्रमोट करना चाहिए, सो दैट कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स पर प्ले कर पाएँ। जी हाँ। हम लोग कंक्लूज़न की तरफ अभिजीत जी पहुंच गए। कंक्लूज़न मैं ऐसा लूँगा कि अभी तो जो करंट स्थिति है और जो हिस्टोरिकल हमारा पास्ट रहा है उसमें हमने काफ़ी डिस्कशन किया। जैसे प्रोजेक्शंस हैं वैसे 2075 के अराउंड तक भारत और चाइना बहुत बड़ी ग्लोबल पावर, अगर कुछ गलत हम ना करें और कुछ ऐसी वॉर सिचुएशन या कुछ भी हम ऐसा ना करें जो हमारी इकॉनमी डाउन हो, फिर भी हम ले तो हम मेजर आप बोलते हैं सुपर पावर अभी मत बोलो, 75 में हम मानते हैं कि 2 अच्छी ताकतें जो कि थी भी, नेचुरली भी थी, पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि, तो वो एक विश्वास के साथ अगर हम देखें तो अराउंड 75 तक चाइना और इंडिया बहुत बड़ी पावर्स बनेंगी। आपको क्या लगता है गोइंग फॉरवर्ड, क्या भारत और चाइना के रिलेशंस में कहीं कोर्डियलिटी मतलब कुछ फ्रेंडशिप आ सकती है, एलाइज बन सकते हैं, या अब जो स्थिति है वहाँ यहाँ से उनके बीच में वो दिक्कतें ही रहेंगी और खुल के वो फ्रेंडशिप जिसे हम कहते हैं कि हाँ अभी चूँकि दोनों ही देश कॉलोनाइज रहे, दोनों ही डीकोलोनाइजेशन से भारत कुछ ज़्यादा ही लड़ता है, क्योंकि भारत ने, आपने जैसे बोला कि 47 के बाद तो उसको कंटिन्यू ही किया है। इनफैक्ट मैं विकिपीडिया का पेज, जैसे कि मैं आपको भी बता रहा था कि विकिपीडिया के पेज पे आप देखिए, हम साइंस की बात करें या टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो रेयरली चाइना और इंडिया का नाम आता है, स्पेशली हिस्ट्री में। कि और वो शुरू भी ऐसा भी नहीं है कि वो हिस्ट्री 1500 या 1600 से शुरू कर रहे हैं और अभी क्वांटम फिजिक्स और अभी तक आ रहे हैं तो चलो उसमें इंडिया चाइना इतना, उसमें भी इंडिया चाइना का काफ़ी कंट्रीब्यूशन अगर हम देखें क्वांटम फिजिक्स और इसमें भी देखें तो चंद्रशेखर जी, बहुत लोग हैं। इनफैक्ट पूरा जो पश्चिम बंगाल कोलकाता तो हब ही था फिजिक्स का, मेघनाथ साहा और एंड ऑल। लेकिन आपको वो नहीं दिखता है विकिपीडिया के पेज पे, आपको इंडिया चाइना रेयरली मेंशन होता है जब भी हम हिस्ट्री ऑफ साइंस की बात करते हैं। ऐसा तो ये तो बिल्कुल ही एक तरह से हम देखते हैं कि बायसेस हैं। तो ऐसे में क्या इंडिया और चाइना कभी रियलाइज़ कर सकते हैं कि वी वर एलिनेटेड इन द बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी और अब हम 2040-50 के अराउंड हम काफ़ी अच्छा हम कर रहे हैं, तो रेदर देन बीइंग एनिमीज़ हम एलाइज भी हो सकते हैं और कॉर्डियल रिलेशनशिप भी हमारी हो सकती है, या फिर नहीं अब ये है कि दो ये एक जैसे कि US और रशिया एक समय बाइपोलर वर्ल्ड बना था, वैसे अब इंडिया और चाइना बनेगा इन कमिंग लाइक इन नेक्स्ट 50 to 60 ईयर्स। देखिए, इंडिया और चाइना आज अच्छा रिलेशनशिप नहीं है हमारे दोनों के बीच में। इसका कारण क्या है? हमें रूट कॉज ढूंढना है। अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, पिछले 2000 वर्ष का हिस्ट्री इतिहास, तो भारत और चीन कभी नेबर्स नहीं थे। बीच में बहुत बड़ा क्षेत्र था, तिब्बत, बौद्ध देश जो बीच में था, और तो भारत और चीन डिस्टेंट कंट्रीज थे, काफ़ी 2-3 हज़ार किलोमीटर का डिस्टेंस था भारत और चीन के बीच में। ओके, और इसलिए अच्छा रिलेशनशिप था, लेकिन डिस्टेंट रिलेशनशिप था। भारत में लोग जानते थे कोई चीन नाम की कोई जगह है दूर दूर दूर, और चीन में लोग जानते थे हाँ हम भारत बहुत वेस्टर्न देश है, वेस्ट में, जहाँ से हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं और हम बहुत उनको रिस्पेक्ट करते हैं। भारत के लिए नाम था तियानजू, द सेंटर ऑफ हेवन, ओके, चीन में। तो आज सिचुएशन ये है कि तिब्बत को चाइना ने खा लिया है, उसको तिब्बत इज अंडर चाइनीज ऑक्यूपेशन, ओके, और इसलिए भारत और चाइनीज ऑक्यूपाइड तिब्बत के बीच में आज अनडिफाइंड बॉर्डर है। जियोपॉलिटिकली जब दो बड़े पावर्स के बीच में कॉमन बॉर्डर होता है, दे विल नेवर हैव पीस, दे विल नेवर एवर 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 हैव पीस। इसीलिए मैं कहता रहता हूं कि रशिया एंड चाइना आर नॉट नेचुरल एलाइज, दे आर नेचुरल एडवर्सरीज। और टेम्पररी चल रहा है उनके बीच में, अभी 10 साल रुकिए, मालूम पड़ेगा सब। ओके, तो भारत और चीन के बीच में जब तक एक कॉमन बॉर्डर है, डिफाइंड और अनडिफाइंड, भारत और चीन कभी भी फ्रेंड्स नहीं हो सकते। जियोपॉलिटिक्स में फ्रेंडशिप नहीं होती, पहली बात तो ये है। जियोपॉलिटिक्स में
कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट और डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट होता है। अगर इंटरेस्ट का कन्वर्जेंस है तो आप एलाइज बन सकते हो या फिर आप पार्टनर्स बन सकते हो। अगर डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है तो आप शत्रु बनते हो जियोपॉलिटिकली। तो अगर जब तक तिब्बत चाइना के हाथ में है तब तक भारत और चाइना कभी भी अच्छे रिलेशंस नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों एम्बिशियस नेशंस है और दोनों एक दूसरे से डरेंगे कि ये राइज हो रहा है तो मेरे लिए खतरा है, या फिर ये राइज हो रहा है तो उसके लिए खतरा है। जियोपॉलिटिकली तो पावर ही देखोगे, हार्ड पावर, बाकी चीज़ें तो वो जनता के लिए है। अगर आप लीडर हो आप हार्ड पावर ही देखोगे, कहाँ से मुझे पोटेंशियली डेंजर आ सकता है, मेरे बिल्कुल बाजू में ये है, इसका इतना हार्ड पावर है, इतना सारा मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर है, आई हैव टू बी केयरफुल। वो कितना भी स्माइल करे, ये बात है। तो जब तक तिब्बत उनके हाथ में है इलीगली, तब तक देयर विल बी नो पीस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अगर हम फ्यूचर में बहुत बड़े पावरफुल नेशंस बन गए तो फिर और भी टेंशन होगा। द सोल्यूशन इज फ्रीडम ऑफ तिब्बत। हमने ही जाने दिया तिब्बत को चीन के हाथ में। नेहरू जी ने जब चाइनीज सोल्जर्स अटैक कर रहे थे तिब्बत पे, नेहरू जी ने उनको राइस सप्लाई किया, चावल। और तिब्बत तो हमारा ही अलाई था। तिब्बतन कल्चर इज आवर कल्चर, आई मीन आवर कल्चर इज तिब्बतन कल्चर। तिब्बत और भारत का एक ही कल्चर है, हमने जाने दिया चीन के हाथ में, कम्युनिस्ट के हाथ में। वी शुड हैव प्रोटेक्टेड तिब्बत, वी शुड हैव डिफेंडेड तिब्बत। तो ये आज अगर आपको कैलाश मानसरोवर जाना है, आपको चाइनीज वीज़ा लेना पड़ेगा, हद है। तो बात यह है कि चाइना एंड इंडिया आर नेवर गोइंग टू बी फ्रेंड्स इवन इफ वी राइज एंड बिकम वेरी पावरफुल। लेकिन अगर अब हम चाहते हैं कि चाइना शुड बिहेव प्रॉपरली, वी हैव टू बी फियर्ड बाय देम। रिस्पेक्ट कम्स फ्रॉम फियर इन जियोपॉलिटिक्स। अगर हम चाहते हैं कि उनका बिहेवियर अच्छा हो, वी हैव टू राइज एंड बिकम मोर पावरफुल, और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अभिजीत जी, बिजनेस एंडिंग हो गई इस पॉडकास्ट की। हमने जो हमें जाना था वेरी ब्यूटीफुली हमने उसको समराइज़ किया कि हाउ चाइना सीज इट्स फ्यूचर, कैसे वो ब्लिंकर्स ऑन करके अपना काम कर रहा है। और जैसे अगर आप बिना फाइट के जीत जाते हो तो बेस्ट है, सुन त्सू ही बोलते हैं। तो वो भी अपनी कैपेबिलिटीज़ को अंदर रखता है, बहुत ज़्यादा वो पढ़ता नहीं। जैसे कि यूएस ब्रांड यूएस आपको लगता है कि ट्रम्प के समय में नीचे गया है जस्ट बिकॉज दे आर फाइटिंग विद एवरीबॉडी। उसके बाद ईरान बिकॉज दे आर लूजिंग, दे लॉस्ट। तो चाइना इस चीज़ को लेकर बहुत केयरफुल है कि वो ऐसे लोकल स्कर्मिशेस में बहुत अपनी इमेज और हाथ ना डाले। तो हमने ये सब चीज़ें जानी और समझने का प्रयास है कि भारत को बुनियादी चीज़ों पे तो काम करना ही है और बहुत तेज़ी से काम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो काफ़ी दर्शकों को ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चल गया है। और मैं जब आपके शोज़ देखता हूँ या आपके क्लिप्स देखता हूँ तो काफ़ी नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। साथ में मैं आपका वो बुक का कलेक्शन भी देखते रहता हूँ इतनी, क्योंकि हमारे पास भी बुक्स के कलेक्शन, तो हम लोग भी बुक्स पढ़ना हमें बहुत पसंद है। तो जाने से पहले अब आई होप कि हम फिर से मिलें और किसी विषय पर चर्चा करें। हम एक इंग्लिश पॉडकास्ट भी प्रारंभ करने का सोच रहे हैं विद इन अ फ्यू मंथ्स। तो हम एक इंग्लिश पर में भी कुछ अच्छा पॉडकास्ट लेकर आ सकते हैं, सो दैट कि हम कुछ ग्लोबली, या फिर बहुत से ऐसे हमारे दर्शक हैं जो साउथ इंडिया से हैं या जिनकी नेटिव जो हिंदी नहीं बोलते हैं, तो उनके लिए भी हम कुछ अच्छा कंटेंट या कुछ अच्छा इंसाइट लेकर आए। बट इससे पहले कि आप जाएं और हम दोबारा मिलें, आप अपने कलेक्शन से या आप जो बुक्स पढ़ते हैं, 2-3 बुक्स आप रिकमेंड कर दीजिए हमारे दर्शकों को, अगर वो जियोपॉलिटिक्स पर कुछ सीखना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी इनोवेशंस जो हो रही हैं उससे अपने आप को अब्रेस्ट रखना चाहते हैं। तो कुछ बुक्स जो बहुत वो अपने काम के साथ भी पढ़ें तो उनको काफ़ी ग्रोथ, माइंडसेट उनका ग्रो होगा और वो चीज़ों को उसकी इंटायरिटी में देख पाएंगे, उसके ट्रुथ को समझ पाएंगे, रेदर देन कि सोशल मीडिया नैरेटिव में फंस जाए। तो अगर आप कुछ बुक्स रिकमेंड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर जियोपॉलिटिक्स समझना है आपको तो आपको इतिहास समझना पड़ता है। सिर्फ आज के न्यूज़ देखकर आपको जियोपॉलिटिक्स नहीं समझेगा, क्योंकि अगर आप इतिहास समझेंगे और पढ़ेंगे तो आपको साइकिल्स दिखेंगे, आपको पैटर्न्स दिखेंगे। अगर आपने पैटर्न्स ऑब्जर्व किए और इंटरनलाइज किए तो आज का पूरा जियोपॉलिटिक्स समझेगा आपको। अगर आपको इतिहास के बारे में कुछ पढ़ना है तो भारतीय इतिहास का प्रॉब्लम ये है कि कोई भी बुक आप लेंगे, कोई भी पुस्तक आप लेंगे, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन मिलेगा। या तो आर्यन इन्वेजन थियरी मिलेगा या फिर कुछ और मिलेगा या कुछ और मिलेगा। हर बुक में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शन होता है। इसलिए मैं जनरली भारतीय इतिहास के बारे में बुक्स रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन अगर करनी पड़ेगी मुझे तो मैं कहूँगा कि R.C. मजुमदार की बुक्स पढ़िए। बहुत पुरानी बुक्स है, लगभग 100 साल पुरानी फिर भी, और उसमें आर्यन इन्वेजन थियरी वो सब होगा।
उसमें ब्राह्मणिज्म की बात होगी, लेकिन ओवरऑल अच्छा रिसोर्स है भारतीय इतिहास के बारे में, अगर आप जानते हो उसमें कौन से डिस्टॉर्शन है तो। ओके, तो ये एक है। दूसरा है द वंडर दैट वाज इंडिया बाय A.L. बैशम। ये भी काफ़ी पुरानी बुक है, लेकिन उसमें काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है। उसमें भी कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शंस आपको मिलेगी ही मिलेगी, दैट इज़ इनएविटेबल। अगर आपको ग्लोबल हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बुक्स पढ़नी है तो आई कैन रिकमेंड द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन बाय विल डुरांट। ये 12 वॉल्यूम बुक सेट है, इट्स अ प्रीटी बिग थिंग, लेकिन और काफ़ी पुराना है वंस अगेन, बट ऑल्सो वेरी वेरी रिलेवेंट, वेरी इंटरेस्टिंग बुक। मैंने तो ये बचपन में पढ़ी थी बुक्स। अच्छा। या तो ये इतिहास के बारे में रिकमेंडेशन से। व्हेन इट कम्स टू साइंस टेक्नोलॉजी बुक्स, मैं जनरली रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ, तो आई डोंट रियली नो अबाउट दैट। तो या ये मेरी बुक रिकमेंडेशन है इस समय के लिए। और जैसा कि आपने बोला कि आपको जस्ट आपको बुक रीडिंग नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा मल्टीपल सोर्सेज से ये भी प्रिपेयर्ड रहना है कि डिस्टॉर्शंस कहाँ हो सकते हैं। हाँ। आप हाईलाइट करके रखो, उसको आप वेरीफाई कर सकते हो। ऐसा भी नहीं कि आप अपने बायसेस के साथ भी उसको, जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि पहले मैं बहुत वेस्टर्न वर्क्स पढ़ता था, देन आई शिफ्टेड टू इंडियन वर्क्स। फिर उसके बाद अभी मैं फिर से कुछ वेस्टर्न वर्क्स को पढ़ना शुरू किया, तो अभी मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों तरफ की हो गई, तो आई कैन सी कि कहाँ पर वो चीज़ें हो सकती है। इनफैक्ट अभी मैं बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी पढ़ रहा हूँ डेविड ड्यूजी की, तो बहुत अच्छी रीजनिंग से वो साइंटिफिक मेथडोलॉजी को समझाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न की वेस्ट सुपीरियर है, तो वो आता है, तो मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ कि ठीक है, हो सकता है मैं एशिया में बैठा हूँ, इंडिया में बैठा हूँ, मेरे लिए ये बात जो है ज़्यादा मुझे वो परेशान कर रही है, बट इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसमें कितनी गहराई है, इसको मैं बाद में इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ, तो मैं हाईलाइट करता हूँ। तो आप रीडर बनिए, लेकिन रीडर बनने के साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ऐसा कोई वर्क मिलने वाला नहीं है कि जहाँ पर कुछ बायसेस या कुछ डिस्टॉर्शंस या कुछ भी ऐसा हो जो जिसको आप अंडर स्क्रूटनी नहीं ले सकते। तो बहुत अच्छा लगा अभिजीत जी आपके साथ बैठकर, हमने इंडिया और चाइना रिलेशनशिप पर बात की। इंडिया की स्ट्रेंथ्स क्या है, चाइना की स्ट्रेंथ्स क्या है, दोनों कैसे आगे बढ़ रहे हैं, दोनों को लेकर दोनों सिविलाइजेशन किस तरह से शेप हुई हैं, और क्या चीज़ें इंडिया को अभी खासा ध्यान रखना है जब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं फिर से आपको धन्यवाद करूँगा कि आपने समय निकाला, और फ्यूचर में भी कभी आप दिल्ली आइए तो फिर से हम किसी टॉपिक पर अवश्य बैठेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।